हम लोग टॉपिक में ध्यान रखना, कहाँ पे हैं हम लोग। हम लोग हैं इस टॉपिक में, सेकंड नंबर के टॉपिक में हैं। सेकंड नंबर के टॉपिक में है और हम लोग हैं यहाँ पे, कहाँ पे हैं ये ध्यान करना। अब हम लोग इसकी विवेचना करने जा रहे हैं, वृत्ति या कार्य, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आया है फंक्शंस। ये शब्द है फंक्शन, नोट कर लेना, अंग्रेजी में भी लिख लेना फंक्शन, फंक्शन। और हिंदी में करोगे इसका अनुवाद वृत्ति या कार्य या प्रकार्य लिख लोगे, प्रकार्य। फंक्शन मतलब प्रकार्य। अंग्रेजी का शब्द जरूर ध्यान रखना, स्पेशली इथिक्स में तो आप अंग्रेजी में भी सिलेबस को याद रखो, बेहतर रहेगा। कई जगहों पे हिंदी अंग्रेजी को लेकर दिक्कत है। अनुवाद इस तरीके से किया गया है जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ जगहों पे ठीक है, परंतु कई जगहों पे कठिनाई पैदा करता है। अनुवाद इतना उल्टा पुल्टा अनुवाद है, जैसे कुछ और शब्दों को समझ लो फिर आपको आसानी होगी। जैसे ध्यान करो, यहां पे धारणा शब्द दिया हुआ है, धारणा या सहमति पैदा करना। धारणा ये शब्द आया है यूपीएससी के अनुवाद में, जो यूपीएससी ने सिलेबस जारी किया है। कई बार धारणा का मतलब कॉन्सेप्ट भी होता है, यहाँ धारणा का अंग्रेजी में दिया हुआ है परसुएशन। इस शब्द को याद रखना है, परसुएशन। हिंदी हो सकता है इसका 5-7 अनुवाद हो जाए, अलग अलग किताबों में देखोगे ना तो अलग अलग अनुवाद है। तो जिस शब्द का हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा हो, कई टाइप का अनुवाद होता हो, उस शब्द को अंग्रेजी में तो हमेशा याद रखो, नहीं तो वो शब्द कठिनाई पैदा कर लेगा। तीसरे टॉपिक में भी दिक्कत है, अनुवाद किया हुआ एप्टीट्यूड का अनुवाद अभिरुचि किया हुआ है, जबकि अनुवाद होना चाहिए अभिक्षमता। तो एप्टीट्यूड आप शब्द को ध्यान रखोगे, हिंदी अनुवाद अभिक्षमता ध्यान रखोगे। यहाँ पे और भी गलती की गई है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी शब्द है, ऑब्जेक्टिविटी को निष्पक्षता किया हुआ है। भेदभाव रहितता के भी बगल में देखो निष्पक्षता है, यहाँ पे भी निष्पक्षता है। क्या होना चाहिए वास्तव में अनुवाद, इसको देखना पड़ेगा। तो हमेशा अंग्रेजी के शब्दों को ध्यान रखोगे तो बेहतर होगा। यहाँ इम्पैथी है, इम्पैथी का अनुवाद सहानुभूति किया हुआ है, जबकि होना चाहिए समानुभूति। सहानुभूति अनुवाद होता है सिंपैथी का, सिंपैथी का अनुवाद होता है। ये इम्पैथी है, अंग्रेजी में इम्पैथी है, परंतु अनुवाद को लेकर दिक्कत है। तो ये दिक्कत कई जगहों पर है। आपको अंग्रेजी के शब्द ध्यान रखो और अंग्रेजी के शब्द समयानुसार यूज भी करोगे। ये हिंदी में लिखने का मतलब ये नहीं कि हिंदी में आप कोई भी शब्द उसको हिंदी में ही लिखोगे। आप रोमन देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख सकते हो अंग्रेजी के शब्दों को, सीधे सीधे। इम्पैथी को इम्पैथी भी लिख सकते हो, या अगर अनुवाद में दिक्कत है तो पहली बार समानुभूति लिखो, ब्रैकेट में इम्पैथी लिख दो कि आपने समानुभूति इम्पैथी का अनुवाद लिया है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 5-7 जगह अगर ऐसा करना पड़ेगा तो करोगे, ध्यान रखना है। अंग्रेजी के शब्दों को अगर लिख दे तो ऐसा नहीं कि टीचर गुस्से में आ जाएगा कि आपने इम्पैथी शब्द क्यों लिख दिया। टीचर और खुश होता है कि नहीं, क्लियर कर दिया कि हाँ समानुभूति इम्पैथी, बाद में केवल इम्पैथी लिखो। आज क्वेश्चन बैंक राजकुमार सिंह को मिल गया, ब्रजेश मदेशिया को मिल गया, और लोगों को मिल जाएगा। चैलेंज किसको करोगे? चैलेंज कहाँ कहाँ करोगे? आप अपनी चीज़ों को सुधार लो ना। रोशन जमीर इंग्लिश के ट्रांसलेशन को इसके खिलाफ चैलेंज करेंगे। अंग्रेजी में ध्यान कर लो, आप अंग्रेजी में करके जाओ। हमेशा एग्जाम में अंग्रेजी में उत्तर को पढ़ो, फिर हिंदी में उत्तर लिखो। सवाल को अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ लो, बट एक बार अंग्रेजी में देख लो कि अनुवाद की तो दिक्कत नहीं है। नहीं तो कई बार प्रीलिम्स में, मेंस में हिंदी अनुवाद को लेकर दिक्कत है। ये भी हिंदी मीडियम के साथ एक मतलब आप भेदभाव कर सकते हो। कई बार तो गूगल अनुवाद हो जाता था।
जिसका अनुवाद समझने के लिए हिंदी के प्रकांड विद्वान भी नहीं समझ पाएंगे। एक से एक अनुवाद यूपीएससी ने कर रखा है आज तक, लगता है चुटकुला बन सकता उन अनुवादों पे। इस टाइप का अनुवाद किया है मेंस में, प्रीलिम्स में, सवालों के क्रम में। इसका मतलब है कि उसके पास अच्छे अनुवादकों की सख्त कमी है। ऐसे अनुवादक पहुंच गए, हो सकता है सेटलमेंट के थ्रू पहुंच गए हों, फर्जी तरीके से पहुंच गए हों, उनको ठीक से अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करने में दिक्कत है और गूगल की मदद लेके सीधे सीधे कर देता है। भुगतते हैं हिंदी मीडियम के लोग। तो आप अंग्रेजी में भी ठीक कर लो, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो हम लोग हैं प्रकार्य में। अंग्रेजी में शब्द आया वृत्ति, फंक्शन, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसका क्या फंक्शन है। अभी अभिवृत्ति के संदर्भ में हम लोगों ने देखा है कि अभिवृत्ति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अभिवृत्ति की जो 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, उन तीनों को देखा है, विथ एग्जाम्पल स्पष्ट किया है। क्लियर? अब हम लोग देखने जा रहे हैं अभिवृत्ति के प्रकार। तो नोट करोगे अभिवृत्ति के प्रकार को। एक चीज ध्यान करना, ये प्रकार पे देखने जा रहे हैं कि हिंदी के रिजल्ट्स की जो अभी स्थिति है, अभी एक सब बाहर का रिजल्ट है, 2 लोगों की जानकारी आ रही है कि टॉप 300 में है। एक देहरादून से जानकारी, जो पेपरों की कटिंग आ रही है उससे समझ में आ रहा है, दिल्ली में कोई क्लेम नहीं कर रहा है। और एक झारखंड से आ रहा है कि झारखंड के रहने वाली हैं, वो नोएडा से उनका संबंध रहा है, या सिवान से हैं कि ऋचा रत्नम करके है कोई, उसको टॉप 300 में है। तो अगर ध्यान रखना, अगर यहाँ के दिल्ली के कोचिंग में जो नहीं हो और वो अगर टॉपर हो जाता है तो उसका पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये टॉप हुआ है। और कोचिंग में अगर 400 पोजीशन पे भी होगा ना, इसको घर घर पहुंचा देंगे लोग, क्योंकि पता चल गया कि अगर ये टॉपर है और इसका कोचिंग से रिलेशन नहीं है तो कुछ ही जगहों तक उसका इंटरव्यू आके सिमट जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जैसे 17 में एक गौरव सबरवाल शायद टॉप किए थे 31 नंबर पे, बहुत लोग नहीं जान पाए, बहुत कम लोग जानते होंगे गौरव सबरवाल टॉप किए, 31 नंबर पे थे वो शायद, क्योंकि उन्होंने कोचिंग के बारे में बोलना बंद कर दिया, बोलने से इनकार कर दिया ज़्यादा। अब कोचिंग में बोलते तो उसको उनको हाईलाइट करके, खूब उनका मान मर्दन करके, उनका वैभवशाली तरीके से प्रस्तुतिकरण होता, घर घर पहुंचाया जाता। तो वो थोड़े अलग टाइप के आदमी, जिद्दी आदमी, कई लोग ऐसे हैं। तो टॉप 300 में 2 लोगों की जानकारी आ रही है और दोनों का क्लेम ये भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग से किया नहीं है, अपने तरीके से किया है, ये ध्यान करना। इसके बाद 300 के बाद का रैंक है, 400 के बाद का रैंक है। और इज्जत और प्रतिष्ठा हिंदी मीडियम की जो बचा रखी है वो राजस्थान के मीना लोगों ने बचा रखी है, उन्हीं की संख्या है, उन्हीं लोगों ने इज्जत प्रतिष्ठा बचा रखी है। अदरवाइज बीच में छुटपुट कोई 300 से 500 के बीच में अगर 5-7 लोग निकल भी जाते हैं तो ये क्या इसका मतलब होता है कुल मिला के रिजल्ट पे। और ये ध्यान करना, जो अगर अभी इस साल भी 3% से ज़्यादा नहीं होगा जो रिजल्ट की दशा है, 97% इंग्लिश मीडियम, और 3% में 2% लोग जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये वही लोग हैं जो पिछले साल सेलेक्ट हुए थे फिर हो गए हैं, इस बार भी हो गए हैं। पिछले साल का जो टॉपर था हिंदी मीडियम में फिर हुआ है। पिछली बार 337 पोजीशन था, अब की बार खूब पढ़ लिया तो 317 हो गया। साल भर पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि 20 पोजीशन ऊपर आ गया। तो ये बहुत मतलब उत्साहवर्धक तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। अब उसी में से जो 20-25 होंगे, उसी में 10 इंस्टीट्यूट्स लगे रहेंगे और उसको घर घर पहुंचाएंगे कि भाई रिजल्ट फिर से बहुत अच्छा हुआ है, जानदार हुआ है, आप एकदम लगे रहो।
तो देखो कमियां हैं इसमें, कमियों के स्तर पे सब जगहों पे कमियां हैं। वो आप मान के चलो कि वो कुछ ना कुछ कमियां टीचिंग साइड से भी है और कुछ आपके साइड से भी है। मैं बता रहा हूँ, पहले का जो संदर्भ था 2013 से पहले, मैं देखता था कि टीचर्स भी बहुत ध्यान देते थे छात्रों पे। मतलब मेंस के समय उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता था, बैठकी हो रही है, बार बार पूछे रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, उनके टच में लगातार बने हुए हैं। अब टीचर भी पढ़ा के अपनी दुनिया में रहते हैं, छात्र अपनी दुनिया में हैं। इनके पास अथाह मैटर आ गया है हिंदी मीडियम के लोगों के पास, बहुत जितनी सामग्री नहीं चाहिए उससे ज़्यादा कलेक्शन हो गया है। टीचर्स भी अपनी दुनिया में, सबके अपने अपने संदर्भ होते हैं, कुछ अन्य पक्ष रहते हैं, जिम्मेदारियां भी कई होती हैं, वो भी अपने दुनिया में इन्वॉल्व रहते हैं। नतीजा भी असर गया है, असर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस बात के रिजल्ट में आप देखोगे इकोनॉमिक्स जो कि एकदम दबा हुआ सब्जेक्ट था पिछले कुछ सालों से, अचानक बहुत ऊपर की तरफ उठा है। इकोनॉमिक्स जिसके बारे में जनरली उम्मीद नहीं की जाती है कि इकोनॉमिक्स कोई लेके आगे बढ़ता हो, बट अचानक अब की बार उछाल हुआ है, तेज उछाल हुआ है ऊपर के। हमको लगता है टॉप 10 में 2-3 लोग इकोनॉमिक्स से हैं। संख्या लेने वालों की कम है, परंतु जितने सब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, कोई नया व्यक्ति नहीं ले सकता इकोनॉमिक्स। सब उसी में मास्टरी किए हुए वो लोग टकरा रहे हैं ऊपर के लॉट में। अब बहुत कुछ तो ये ध्यान रखना कि बहुत कुछ यूपीएससी के मार्किंग पैटर्न पे भी रहता है। तो एक बार आप सबको और मेहनत करना होगा और लेखन अभ्यास करो, उसमें मेरी भी भूमिका, और मैं भी प्रयास करूंगा कि मेरी भूमिका और बढ़ाऊं। आज मैंने सुबह के क्लास में यह बताया कि अब की बात प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अलग से हमारी कई लोगों से भी बात हुई है कि एक टीम रहेगी जो उसमें मैं भी हूँ, मेरे साथ साथ ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के जो ऐसे लोग जो जिनकी प्रामाणिकता निर्विवाद है, कई वर्षों से वो लोग ठीक रिजल्ट दिखाए हुए हैं। मतलब जो उनके संपर्क में रहा, करीब रहा, कि इनके ऊपर उनसे लगातार कॉपी चेकिंग होती रही, उन लोगों ने रिजल्ट दिखाए हैं। तो 4 लोगों से हमारी बात हो चुकी है। तो हम लोग वैसे लोगों को जो प्रीलिम्स पास करेंगे, पीटी पास करेंगे, उनको अलग से समय देंगे, उनको एक साथ बुलाकर अलग अलग लोग अलग अलग समय में टाइम देंगे, और वो बिल्कुल निःशुल्क हम लोग रखेंगे। शर्त यही है कि वो मेंस दे रहा है, केवल उनको उसमें सम्मिलित रखेंगे और उनको अलग से टाइम देंगे। उसमें मैं हूं और मेरे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि सबको चिंता है। जैसे अगर रिजल्ट की स्थिति अगर बिगड़ती है, मैं कहूँ 700 इतने नंबर पे कोई रिजल्ट है, तो वो कोई इसको हाईलाइट करना या ऐसे बताना ठीक नहीं होता है। इंग्लिश में रिजल्ट की संख्या ठीक है, इंग्लिश में कमी नहीं है, बट हिंदी में आप ऊपर में टॉप 300-400 में ना बता पाओ तो फिर चीज़ें कठिनाई लगती है, लिटरली कठिनाई लगती है। और कठिनाई है हिंदी मीडियम में, तो उसमें आपको भी यत्न अलग से करना पड़ेगा। आप भी चुन चुन के मैटर को इकट्ठा करो। मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको कुछ मैटर, ऐसी चीज़ों को, अगर दिल्ली नहीं आ सकते हो तो मैं सेंड करा देने का प्रयास करूंगा कि आपको मेल के थ्रू, कोई नए मेल के थ्रू आपको मिल जाए, या आप यहाँ से मैटर मंगा सकते हो। जैसे मान लो आप इथिक्स हमसे भी पढ़ रहे हो, तो या फिर मान लो सेकेंड पेपर है जीएस का, फर्स्ट पेपर है, थर्ड पेपर है, पेपर 4th में पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे पेपर 4th में है, तो आप दिल्ली से बोल के पिछले साल के पेपर 4th में जिन लोगों ने अलग अलग कोचिंगों में टेस्ट दिया था, इंग्लिश मीडियम के टॉप पर, जो पहला रैंक हो, सेकेंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो, या 4th रैंक या 5th रैंक हो, टॉप 10, इनकी कॉपियां मार्केट में आ जाती हैं। जो इन लोगों ने एग्जाम, मेंस एग्जाम से ठीक पहले जो टेस्ट दिया था अलग अलग जगहों पे जाकर, तो उन कॉपियों को लोग बाहर में निकाल देते हैं बेचने के लिए, अपनी कोचिंग के नाम को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको थर्ड रैंकर, सेकंड रैंकर, 4th रैंकर की कॉपियां मिल जाएंगी, फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की, थर्ड पेपर की, टेस्ट सीरीज की कॉपियां। तो अगर जैसा उसने टेस्ट सीरीज में लिखा होगा मेंस के ठीक पहले, उसी टाइप का तो लिखा होगा उसने मेंस में भी, आईएएस मेंस में भी लिखा होगा, ये बताओ। हाँ, पतंजलि से हैं सबसे अभी तत्काल में, तो हम 9 नंबर का दिखाएंगे फोटो,
जिसको कई जगहों पे मैंने सपोर्ट किया है। जमुई का ये बच्चा है और 2 बार से इसका नहीं हो रहा था, 2 बार से इंटरव्यू दे रहा था। ये साइकोलॉजी से है, इस बार 9th पोजीशन लगाए हुए है। रवि जैन 60 नंबर पे है। दिव्यांशु सिंघल ऊपर के लॉट में, ये मैथमेटिक्स के हैं बट हमसे कई मुद्दों पे जुड़े रहे, उनको हमने सपोर्ट किया। मीटिंग इनके साथ अलग से पर्सनल हमारी मीटिंग भी हुई है। तो इन दोनों लोगों का मैं अभी जारी करूंगा। और नीचे में तो बहुत 100 के बाद कई लोग हैं, 130 पे हैं, 153 पे हैं, जो जामिया से रिलेटेड हैं, स्टेटमेंट के साथ आ जाएगा। और ध्यान करना, हमारी इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं राजेंद्र नगर में चलती हैं। राजेंद्र नगर में मेरी क्लासेस चलती हैं नेक्स्ट आईएएस में, एक उभरता हुआ संस्थान है। और ये जो है मेड इजी ग्रुप का है, जो इंजीनियरिंग का इंडिया का सबसे अच्छा संस्थान माना जाता है। मेड इजी ग्रुप इंजीनियरिंग की बादशाहत हासिल है रिजल्ट दिखाने के मामले में। तो आईएएस में जब ये उतरा है तो ये नेक्स्ट आईएएस के नाम से हैं। मेरी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं इंग्लिश मीडियम की। और नेक्स्ट आईएएस अभी पीछे, उसमें ऐसा नहीं कि मेरी सब जगह भूमिका है, कुछ लिमिटेड मेरी भी भूमिका रही है। उसमें 300 से अधिक लोगों का एक साथ अभी आपको मिल जाएगा। 300+ सिलेक्शन है। हमको नहीं लगता कि कोई एक संस्थान इतना दिखा पाएगा जितना नेक्स्ट अभी दिखाने जा रहा है, NEXT नेक्स्ट आईएएस। और ये ध्यान करना, ये है मेड इजी ग्रुप का। मेड इजी ग्रुप इंजीनियरिंग का इंडिया का नंबर 1 अभी, कोई आसपास भी नहीं है। और इंडिया के हमको लगता है 20 बड़े शहरों में इनका अपना सब कुछ, सब चीज़ें मैनेज्ड हैं। तो इसमें आएगा तो उसमें मेरी भी भूमिका है। सब जगहों पे नहीं है, प्रधान भूमिका नहीं, कुछ जगहों पे मेरी भूमिका रही है। तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है कि जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ये स्थितियाँ उभर के सामने आ रही हैं। तो अभी देखना, मैं अपने पास से लगभग, अभी हमको लगता है अभी आज तक का जो रिपोर्ट है इसमें लगभग हम 20 के आसपास लोगों को दिखाने की स्थिति में हैं। तो एक बार सब हो जाएगा तो मैं व्यवस्थित तरीके से लिस्ट जारी कर दूंगा, मिल जाएगा। ये ध्यान करना, जब मैं बोल चुका हूं तो मैं उसको दिखाने की स्थिति में रहूंगा। मैं चाह रहा हूं कि सबका फोटो आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट कई लोगों का है, अगर सबका स्टेटमेंट आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि वो लिख के दे दें, भेज दें अपने पास से, तो मैं फिर ये स्थिति को दिखाऊंगा आपको। क्लियर? बट ओवरऑल हिंदी मीडियम का रिजल्ट्स की स्थिति ठीक नहीं है, ये तो आप ध्यान रखना। अब कोई किसी एक व्यक्ति को उठाए, उसको घर घर पहुंचाए, उसको अपवाद टाइप में कोई हो जाए और इसको सामान्यीकरण कर दे, ये ठीक नहीं है। लाखों लोग मुखर्जी नगर में हैं, लाख में से अगर 8-10 लोगों का हो ही जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब पिछले साल जो हुए थे उनका बड़ी संख्या में हुआ है, लगभग 3% के आसपास रिजल्ट है। इसमें सबको वर्क करना पड़ेगा और आप जिन चीज़ों पर रिलाई करके चल रहे हो उसको परिष्कृत करना पड़ेगा। एक तो ध्यान रखना, पहले बहुत सारी सामग्री नहीं थी, लड़के खूब योजना पढ़ते थे। दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ के कितने लोग आईएएस बन गए। दर्पण और क्रॉनिकल, हजारों लोग बने, दर्पण और क्रॉनिकल बन गए। लोग दर्पण खरीद के रखते थे कि इसमें फोटो छपेगा। आज दर्पण कहाँ पे है, पीछे छूट गया, नई मैगजीन्स आ गई सब। और ये दर्पण जैसे कोचिंग, दर्पण जैसे मैगजीन है, इनका अपना कोई कोचिंग नहीं है, तो इनके मैगजीन का मुख्य उद्देश्य दिखावाबाजी नहीं है, लड़कों को अपने पास बुलाने वाली प्रवृत्ति नहीं है, तो अपनी अन्य चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हैं। और जब कोचिंग कोई निकालता है मैगजीन, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मैगजीन के माध्यम से कोचिंग चला लें। वो सब समझना और पकड़ना सामान्य लोगों के भूते की बात नहीं है। ध्यान रखना, कई पक्ष है कि मैगजीन में है कई चीजें अच्छी, तो उनको खींच लो, बट लोग मैगजीन पे पूरा रिलाई कर जाते हैं ना, जो छपा है मान लेते हैं कि ये पढ़ने लायक है। यहीं से कठिनाई शुरू होती है। तो देखो, कठिनाई सब जगहों से, आप सबको फिर से जम के मेहनत करना पड़ेगा। स्थितियों में परिवर्तन होगा, अच्छा होगा, ये तो आशा रखना पड़ेगा, तभी आप पढ़ोगे। अगर ये आशा त्याग दोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। और सब कई बार स्थितियां विकट होती हैं। जो इस साल के टॉपर हैं या सेकंड टॉपर हैं, मैं सेकंड टॉपर को सुन रहा था, उसको पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मान लो पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो हो सकता है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेरा मेंस और इंटरव्यू कैसे होगा। ये तो पहले ही चरण में उसको चोट लग गई। अभी जो 9th पोजीशन पे रवि जैन, ये 2 बार से इंटरव्यू दे रहा था,
नहीं हो रहा था, हताश था, निराश था, उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है, मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है समझ में नहीं आ रहा है। इस बार इंटरव्यू में उससे बहुत अनाप शनाप सवाल भी पूछे गए थे। पिछली बार ज़्यादा बढ़िया इंटरव्यू गया था, उसको उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, तो पिछले 2 अटेम्प्ट में हुआ नहीं, निराशा भी थी, हताशा भी थी। उस बीच के क्रम में हमसे भी बात होती थी, और इस बार इंटरव्यू के बाद खुद सेटिस्फाइड नहीं था कि बड़ा अलग टाइप का सवाल पूछा गया, अजीब टाइप के सवाल पूछे गए, और इस बार उसने 9th रैंक लगा दिया, झारखंड का है। तो ये चीजें चलती हैं। तो अभी कठिनाई का ये दौर है, इसमें इनकार नहीं कर सकते हो। और 1-2 किसी का पहले अटेम्प्ट में हो गया तो आप ताली नहीं बजा सकते हो। अपवाद तो हमेशा दिखाई देते हैं, और अपवाद बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपवाद हमेशा अपवाद ही होता है, ये ध्यान रखना। अपवाद का आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो सतर्कता बरतो, हर एक जगह पे अपने मैटर को फिर से परखो कि जिस मैटर पे आप रिलाई कर रहे हो वो मैटर की प्रामाणिकता, गुणवत्ता, श्रेष्ठता, प्रासंगिकता हो, और हमेशा उसको करंट से जोड़ के चलो। जब टीचर मेहनत नहीं करेगा ना तो करंट से बिल्कुल नहीं जोड़ पाएगा, वो केवल विषय को पढ़ा देगा। और अभी आप देखोगे सब जगहों पे करंट टच आ रहा है। इवन इतिहास जैसे विषय में, इतिहास का मतलब जीएस का हिस्ट्री जो फर्स्ट पेपर है, इसमें भी करंट टच आ गया है। लोग सोचते इतिहास तो सब बात की चीजें हैं, इसमें भी करंट से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल आ जा रहा है। जैसे पूछ लिया स्मार्ट सिटी बताइए, सिंधु घाटी को जोड़ दिया स्मार्ट सिटी से। अब जिसको करंट में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट पता नहीं हो कैसे लिख पाएगा। और केवल एक जगह नहीं, इतिहास जैसे सब कुछ बीता हुआ अतीत की बात है, वहां पे भी करंट है। तो आप लोग एक ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। देखो मैं बता रहा हूं कि आप जब पेपर पढ़ो सुबह ना, ये पेपर की आदत डालो। कुछ लोगों ने मना किया, उनकी बात मत मानो। अभी सेकंड रैंकर को मैं सुन रहा था जो इकोनॉमिक्स से है, तो उसने बोला कि एनसीईआरटी खूब मैंने जम के पढ़ा। सेकंड या थर्ड रैंकर था कि वो कहीं पे आ रहा था वो इसका इंटरव्यू सेकंड रैंकर का। अब देखो कोई अगर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से बोलता है ना, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो कोचिंग नहीं है, जैसे डीकेटी है, दिल्ली नॉलेज ट्रैक है, तो ये कोई कोचिंग नहीं है, ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे कोई जाके अगर सेलेक्टेड बोलता है तो जनरली वो न्यूट्रल तरीके से बोलता है, किसी खास चीज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बोलता है। और कोचिंग में घुसते ही उसके ऊपर लोग प्रेशराइज कर देते हैं, और इस मामले में मास्टरी हासिल है। तो आप न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे जो बोला जाता है उसको सुनोगे तो आपको रियल चीजें निकलेंगी। नहीं तो और किसी प्लेटफॉर्म से बोली हुई चीजों पे हो सकता है आपको भयभीत करे, आपको थोड़ा डर पैदा करे, आपको ऐसा बताए कि बस मैंने इनकी शरण में चला गया था तभी हो गया था, और लोग तुरंत शरण में आ जाते हैं अपने कैलिबर पे विश्वास किए बिना। तो वो सतर्क रहो। न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे जिसका इंटरव्यू आ रहा है वहां पे उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा न्यूट्रल तरीके से रहेगा, क्योंकि उसको अपना कोई कोचिंग नहीं है जिसको उसको प्रोत्साहित करने के लिए इंटरव्यू को उस दिशा में मोड़ेगा। सतर्क रहना, ये ध्यान रखना। आप हमेशा ध्यान करना, एक बात मान लेना जो मैं बता रहा हूं। जैसे अभी पेपर आप पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, तो पेपर पढ़ते वक्त अगर 1 घंटे का समय दे रहे हो तो अपने लिए कॉपी बना लो, इसको दिमाग में डाल लो। कॉपी को 4-5 में एक मोटी कॉपी कर लो, 4 भाग में बांट दो। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, और साथ साथ उसमें एक निबंध का भी। सब 30-30 पेज का कर लो कि 40-50-50 पेज सब पे हो जाए। और मान लो जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो पेपर में कोई चीज पढ़ रहे हो तो तुरंत उसको पढ़ते वक्त समझो कि फर्स्ट पेपर से है कि सेकंड पेपर से है कि थर्ड पेपर में इसको ऐड करेंगे, पेपर फोर्थ या पेपर फिफ्थ में। तुरंत उसको ऐड करने का प्रयास करो। पेपर फिफ्थ का मतलब ऐसे पेपर में लग रहा है कोई बहुत अच्छा लाइन संपादकीय में मिल रहा है, तो बहुत जानदार लाइन है। जैसे नई शिक्षा पद्धति आई है, तो नई शिक्षा पद्धति आ रही है तो पेपर फोर्थ में आ सकता है, क्योंकि पेपर फोर्थ में एक टॉपिक है मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका
है। तो उसमें अगर मान लो नई शिक्षा नीति को आप ले जाके वहां करेक्ट कर रहे हो, तो एक बार पढ़ के निचोड़ निकाल के अपने से रख लिए, फिर एक दो लोगों का अलग से सुन लिए, पर्याप्त है। आप अपने से जब निचोड़ निकालते हो ना, तो आपका अपना दिमाग काम करता है, आपका अपना विकास हो ना, कि आपने इतना पढ़ा, उसको निकाल के निचोड़ आपने इतने में निकाला। आप रेडी टू डिलीवर जो होता है, उसमें आपका अपना कोई भी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाया। आपने अपनी बुद्धि, अपने कौशल से पढ़ा डिटेल, और उसमें से 10 लाइन निकाल लिया कि ये बहुत उपयोगी है, छांट लिया। अब उसको कहां कहां इस्तेमाल करेंगे? तो ये यहां पे हो सकता है, सोशल इश्यूज में भी हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी पढ़ना है वहां पे भी। बेरोजगारी तो ये जो हमारा जो नई शिक्षा पद्धति है, ये बेरोजगार पैदा नहीं करेगी। तो इसको उठा के कस्तूरी रंगन के स्टेटमेंट को, जो सेकंड पेपर या थर्ड पेपर में सोशल इश्यूज है, थर्ड पेपर में वहां पे ऐड कर लो। तो जो आप पढ़ रहे हो कि पेपरों में, वो पेपर में अगर अखबार पढ़ रहे हो, तो उसकी सामग्री, कौन सी सामग्री कहां यूज हो रही है, अगर आपने तुरंत खींच खींच कर अलग अलग जगह सेट कर दिया, इसका मतलब पेपर आपने ठीक से पढ़ा। नहीं तो मैं ऐसे पूछ दूं 2 दिन पहले पेपर में क्या था, तो आपको एबीसी जानकारी नहीं होगी। मैं कल का पेपर पूछ दूं तो आप बता नहीं पाओगे। हो सकता है आपने 2 घंटा पढ़ा हो, मैं पूछूंगा उससे क्या निकाला आपने, तो आप नील हो, तो आप 2 घंटा प्रतिदिन बेकार कर रहे हो। अगर ऐसा लेके नहीं बैठ रहे हो, तो बिल्कुल आपकी सारी पेपर की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। पेपर देखो तो तुरंत समझो। अभी 2 राज्यों के बीच, मुंबई और इसके बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें सीबीआई के संदर्भ में बातें हो रही है। सीबीआई जो एजेंसी है, वो किस आधार पर काम करती है, उससे संबंधित कोई प्रश्न बन सकता है। विवादित पक्ष हो रहा है, राज्यों के बीच संघर्ष हो रहा है, इंटर स्टेट आप देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। जब 2 राज्यों के बीच विवाद होता है, तो मामला फिर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आप ऐसी चीजों को ध्यान से देखो, और देखो इसको कहां लिख पाएंगे, तो लिख पाएंगे सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटी के पार्ट्स में आ जाएगा, संघवाद में आ जाएगा, ये फेडरल सिस्टम में आ जाएगा, ये सुनो आएगा ना। तो वहां पे इसका 4 लाइन उठा के लिख दिए। तो आप जो पढ़ो उसको कहीं ना कहीं पे आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। आप अर्थव्यवस्था वाला पन्ना पढ़ते हो, वहां लगता है कि ये 2 चीज बहुत अच्छी चीज है, ये लाया जा रहा है, तो इसको आप थर्ड पेपर में लिख लो, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स में। तो आपका पेपर पढ़ना सार्थक होगा। लोग पेपर पढ़ना नहीं जानते हैं, मास लेवल पे लोग नहीं जानते हैं। वो दिन भर सोचता है कि हिंदू का ट्रांसलेशन पढ़ते रहे, इसी से हम कर लेंगे। और पिछले 3-4 सालों में हिंदू को इतना ग्लैमराइज कर दिया है हिंदी मीडियम वालों ने, जानबूझकर किया हुआ है। कभी जाके पूछो भानुचंद्र गोस्वामी से और दूसरे लोगों से कि हिंदू डेली पढ़ते थे क्या, कहते काम से काम पढ़ लेते थे, उसका अनुवाद पढ़ लेते थे। अब लोग यहाँ डेली हिंदू पेपर दे देते हैं कई जगहों पे, पढ़ो हिंदू। पता है ना कि हिंदू पढ़ाएंगे तो इसको डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो भाग के कोचिंग में आएगा। सब जगहों तो यही मूल प्रवृत्ति प्रबल हो गई है। और हिंदी मीडियम को लगता खूब है कि हिंदू पेपर हाथ में लेके जब घूमता है चारों तरफ मार्केट में, तो कई बार बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं। 1 घंटा उसको पढ़ने में दिक्कत है, आधा घंटा बेल्ट, हिंदी मीडियम बेल्ट से आप उसका साल पढ़ लो ना अलग से, जहां जरूरत है वहां कर लो, नहीं तो उलझ जाओ अपने से। कई सारी चीजें हैं जो हिंदू को अच्छा सा आर्टिकल करके बता रहे हैं ऑडियो वीडियो पे, आप उसका 10 मिनट 20 मिनट सुन लो, पूरा एसेंस बता देता है 20 मिनट में। वो वही काम ही कर रहा है, हिंदू के आर्टिकल्स को ब्रीफिंग करके वो बताता है। तो 20 मिनट वो सुन लेंगे दिमाग में कि 20 मिनट डेली सुन लेना, अपना हिंदू पेपर कंप्लीट, खत्म। वो क्रिएट नहीं करना है, कैसे पढ़ना यह ध्यान रखना है। बोलो, मान लो कहीं पे कोई साइट मिला, कहीं पे कुछ साक्ष्य मिल रहा है, तो पहले पेपर में हिस्ट्री में आ सकता है। कई बार ऐसे सवाल बने हैं, लोग पेपर पढ़ते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। कहीं पे खुदाई हो रही है, खुदाई में कुछ मिल रहा है, तो उस समय पेपरों में रिपोर्ट आती है, तुरंत उसको नोटिंग करो कि यहाँ पे ये खुदाई में ये मिला और ये साइट फलाने पार्ट से संबंधित, हड़प्पा से है, किससे है, कौन से एज से संबंधित है। तो आप मेंस लिखते वक्त भी, पीटी में भी फायदेमंद होगा, मेंस में भी फायदेमंद होगा। एक तो कॉपी ऐसी बना लो, एक कॉपी ऐसी बना लो मल्टीपर्पज, उसमें केवल ऐसा ऐसा लाइन लिखो जो बहुत उपयोगी, जो कहीं पे भी लिख सकते हो। 2 कॉपी हमेशा आप अलग से बना के रहो, एक निबंध की एक अलग से बना लो
और 4 पेपर की अलग अलग बना लो, या पतली पतली 4 कॉपी बना लो, एक निबंध की बना लो। करंट 5 में केवल करंट चीजें ऐड हो रही हैं, केवल करंट। ट्रेडिशनल तो आपको हर एक जगह पड़ा हुआ है, परंपरागत जानकारी। देखो हिंदी वाले भी हो सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में अभी तक टॉप पे 3 पोजीशन गया है। देखो इसने बोला, रविकांत ने, ओनली आईएएस 2 साल से उसमें हिंदू को अच्छे से कवर करते हैं ना, आप उसको जान के कर लो। मैं कई बार पूछ चुकी हूं, क्या पूछे हो आप, एक बार की बता दो आप। राहुल यादव, एक बार राहुल का सवाल देखो आप, राहुल क्या पूछ रहे हैं। और पीछे राहुल का क्या सवाल है। जेल पेन से लिख सकते हैं। देखो आप नॉर्मल पेन जो होता है उसमें हाइलाइटर, कई बार जेल पेन में हाइलाइटर होता है, उन सब चीजों का सहारा मत लेना। यूपीएससी का सब गाइडलाइन आता है राहुल, गाइडलाइन से आप करो ना। आप बहुत सारे लोग जेटर या रिनॉल्ड या फिर कोई ऐसा पेन से यूज कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कुछ में अलग से लाइट कुछ निकलता रहे, कई बार ऐसी चीजों को लोग ले लेते हैं। पेन ऐसा होना चाहिए ठीक से लिख सको, इंक होना चाहिए। ऐसा कोई बहुत सारा गाइडलाइन है कि ऐसा पेन इस्तेमाल करो जिसमें ये हो ये हो। आप ब्लैक या ब्लू का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये सब कोई गाइडलाइन जो है, ये यूपीएससी, मैं कुछ बोल दूं कि आप हाइलाइटर इस्तेमाल कर लो, लोग हाइलाइटर भी इस्तेमाल करते हैं। एक दौर में हाइलाइटर भी लोग खूब हाइलाइटर लेकर जाते थे यूपीएससी में, वो पीला वाला, उससे हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि मैंने किया था, नंबर भी पाए, बट हो सकता है उनके ऊपर बाद में एक्शन भी हो जाए। बाद में का मतलब उसी से में कुछ नंबर उनको, क्योंकि गाइडलाइन में यह है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ये मैसेज जाए कि आपकी कॉपी को आइडेंटिफाई किया जा सके, ये इसके द्वारा लिखा गया कॉपी है। अगर आपने कोई वहां पे सिंबल जानबूझ के ऐसे ऐसे बना दिया तो हो सकता है इसमें नंबर कट जाए, कि लगता है आपने जानबूझकर सिंबल बनाया है मैसेज देने के लिए मेरी कॉपी है। ये सब बातें आती हैं। तो आप नॉर्मल पेन इस्तेमाल करो, इंक जिसका ठीक हो। ये सब टेक्निकल बातें होती, टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकल बातें कई बार लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा है, तो यूपीएससी कॉल करके पता लगाओ, या उसके गाइडलाइंस को देख लो। क्वेश्चन हमसे पूछ लो कि ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो मैं बता दूंगा, वो मेरे डोमेन का एरिया है। ठीक है, और दिल पे नहीं लेना है राहुल, कि आपका सवाल से मुझे कोई ये नहीं है, बैर नहीं है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सवाल पूछ लो कि ये, जैसे कोई भी सवाल, ये सवाल नहीं अभी भी बन रहा है, वो मैं जवाब जरूर दूंगा, उसका जवाब आना चाहिए, वो मेरा संदर्भ है। और पेन ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका इंक ठीक से हो, बिखरे नहीं, एकदम मध्यम नहीं हो, डीम नहीं हो, थोड़ा उसका ठीक उसमें उभरता हो। कई लोग पहली बार में ये रिनॉल्ड पेन लेते हैं और उसी दिन नए तरीके से लिखते हैं। मुझे ध्यान है कि मैंने कितनी बार खुद भी और दूसरे लोगों को भी बताया है कि आप मान लो रिनॉल्ड से लिखते हो या कोई भी पेन से, जैसे जेटर है, तो आप आधा रिफिल खत्म कर करके 10 रिफिल रखे हुए हो। एग्जाम से पहले लोग 10 रिफिल तैयार कर लेते हैं, जिसपे 1 घंटा 2 घंटा का राइटिंग किया हुआ है। नए रिफिल से मत शुरुआत करो। तो मान लो कि आधा रिफिल, आपका एक रिफिल है, उसका आधा आपने खत्म कर लिया है, तो उसका स्मूथनेस बढ़ जाता है, इंक एकदम साफ सुथरा आता है। और लोग खूब ये करके जाते थे पहले, अपने दौर में, तो मुझे भी याद है। तो भाई टेस्ट दे रहे हैं तो नया पेन से टेस्ट दे लिए, बाद में उसका आधा जो बचा हुआ है वो अलग से रखा हुआ है, आधा आधा करके पेन, मतलब आधा रिफिल खत्म हो गया, आधा रिफिल बचा हुआ है। तो लिखते वक्त तुरंत स्पीड बनता है। आप कोई नया पेन एकदम फर्स्ट टाइम उठा लोगे, लिखोगे ना, तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, बहुत फ्लो में नहीं चलेगा। और 10-15 पन्ना आपका लिखा हुआ है, उसको वो रिफिल है, थोड़ी रफ्तार बढ़ जाती है। कई बार मैं ये सलाह ये भी देता हूँ, पहले सलाह, अभी तो बहुत सारे पेन एडवांस आ गए हैं
जो शुरू से ही ठीक काम करते हैं। बट ऐसा लोग खूब किए हुए हैं पास्ट में, कई सारे आईएएस ने किया है ये चीज। ये इतनी छोटी बात है कि लोग पूछते भी नहीं है ना कि भाई आप रिफिल भी तैयार करते थे क्या। रिफिल मतलब आधा खत्म करके आधा संग्रहित किए हुए हैं, 10-15 रिफिल अपना मेंटेन है, उसको लेके जा रहे हैं। हम आपको वो कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं। अर्थात अमील से ज्यादा मुक्तानंद अग्रवाल अभी तक, अथवा मगर वो फिलॉसफी की कॉपी है। मुक्तानंद अग्रवाल को फर्स्ट पेपर में 209 नंबर था। अभी तक फर्स्ट पेपर में फिलॉसफी में उससे ज्यादा नंबर किसी को नहीं आया है। मुक्तानंद अग्रवाल राजस्थान कैडर में आईएएस है। वो पीछे टोंक के वो कलेक्टर थे। तो एक चीज जो मैं बता रहा हूं, अभी आ रहे हैं स्टार्ट फंक्शंस ऑफ एथिक्स, कर लेते हैं एथिक्स। विवेक तिवारी थोड़ा संयम से, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे विवेचना जरूरी है। ये जो संदर्भ है आपको भी अपने तरीके से बदलना पड़ेगा। आप वो कॉपी मंगाओ पहले टॉपरों की, 2-3 लोगों की, उसके पैटर्न पे आप भी लेखन शैली को डेवलप करो। टीचर को भी लगेगा ठीक है, जहां लगता है हिंदी में दिक्कत है उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखो। लोगों ने स्पष्ट तौर पे दिल्ली में मना किया है कि नहीं, अंग्रेजी का कोई भी शब्द नहीं लिखना चाहिए। लाइन मत लिखो, लाइन लिखोगे तो एक्शन हो जाएगा। पीछे यूपीएससी ने निर्देश गाइडलाइन जारी किया था। अब गाइडलाइन को देखना यूपीएससी के द्वारा साइट पे कहीं ना कहीं पे होगा। उसने गाइडलाइन लिखा कि मेंस लिखते वक्त इन बातों को ध्यान रखिए। कई लोग ऊपर में 786 ओम लिख देते हैं, राम राम लिखते हैं। उसने कहा था लिखोगे नंबर कट जाएगा। निशान बनाते हैं स्वास्तिक का, राम राम लिखते हैं, हे राम लिख देते हैं, राधे राधे लिखते हैं कॉपी की शुरुआत में। उसने कहा ऐसी चीजों को निर्देश दिया था कि कोई स्पेशल टाइप की चीज मत लिखें। 4-4 लाइन हिंदी की अगर आपका है तो 4-4 लाइन अंग्रेजी मत लिखें। उसने गाइडलाइन है, आप गाइडलाइन देख लो। हिंदी मीडियम के टॉपर, कॉपियां उनकी भी आ जाती हैं, परंतु उसमें कई बार मैनिपुलेशन अधिक रहता है। कंपटीशन तो ज्यादा फेयर है, मैंने देखा है ना। चूंकि मेरा अनुभव दोनों पेपरों को पढ़ाने का है, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। तो मैं वो दोनों का अंतर भी मुझे समझ में आने लगता है। वहां पे अलग टाइप की चीजें हो जाती हैं, हिंदी में थोड़ी अलग होने लगती हैं चीजें। ध्यान रखना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं ना कि आप वो कॉपी देखोगे और हमारे कंटेंट से आप मैच करो। कि जो इंग्लिश मीडियम का पिछले साल का टॉपर है और उसके कंटेंट जो उसने लिखा जिस प्रश्न को, और मैं जो बता रहा हूं, तो क्या मेरे बताने का उसके कंटेंट में समरूपता टाइप की चीजें दिख रही हैं? आपको लग जाए कि हाँ समरूपता है। वो हमसे भले ना पढ़ा हो, मैं भी तो इन चीजों पे नजर रखता हूं बहुत बारीकी के साथ, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न के साथ आपको भी बदलना होता है। क्या चीजें डेवलप हो रहा है तो आपको एक उसके अकॉर्डिंगली मूव करना होता है। ये ध्यान करना। आप कहीं पे भी पढ़ो, चाहे जिससे भी पढ़ो, बट सवाल एक बार लेखन के बाद थोड़ा डिस्कस तो करो 2-4 लोगों से। कभी अंग्रेजी वालों के साथ डिस्कस कर लो, लगता है कि नहीं ठीक है हम और ये पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। आप कभी लिख के उनकी कॉपी से मिलाओ कि नहीं हम इनके इर्द गिर्द पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं हमारा लेखन, हमारा जो कंटेंट है वो उसमें बहुत अंतर नहीं है, ठीक स्थिति में हम। ये भाव आपका अंदर पैदा होता है तो लगेगा कि ये जो टॉपर लिख के ये ऐसा लिख के ये टॉप हुआ है तो मैं भी इसके समरूप लिख सकता हूं। ये लोग देखने नहीं देते हैं, लोग यही जानकारी नहीं देते कि ऐसा भी कर सकते हो आप। ऐसी चीजों को बिल्कुल उड़ा देंगे, क्योंकि पता है ना ये बता देंगे तो आप फिर तुलना करोगे तो कमी पकड़ लोगे। आप ये मंगा लो, ये मंगा सकते हो आप, सारे लोग मंगा लो। आप इसको मंगा के रखो। कोई एक न्यूज़पेपर देख लो, जागरण देख लो, भास्कर देख लो, हिंदुस्तान देख लो, कोई एक से 2 पेपर देख सकते हो और 1 घंटे का टाइम दो। आप पढ़ते वक्त बहुत निगेटिव चीजों पे डिटेल में मत जाओ।
ये ध्यान करना। कई लोग हम उन घटनाओं को ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेते हैं जो चारों पेपरों में से कहीं नहीं लिखोगे, निबंध में भी नहीं लिखोगे, और उसी में पता चलता है कि लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ लिए। तो पढ़ते वक्त इतना प्रोफेशनलिज्म रहे कि यदि ये टॉपिक हटाओ, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये टॉपिक विवादित है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। क्लियर? अगर मैं कहूं कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन मूल्यों को बढ़ावा देती है, शैक्षणिक संस्थाओं में समानता को, स्वतंत्रता को, ये सुनो, गुणवत्ता को, उपयोगिता को, 5 मूल्य लिखेंगे, सब फंडा क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो पूरा पढ़ने के बाद भी किसी से पूछ लो कि नई शिक्षा नीति किन मूल्यों को बढ़ावा देती है, हाथ खड़ा कर देगा। वो कहेगा फॉर्मूला 3+4+5+ ये आता है। ये ठीक है, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, कि भाई अब ये नाम बदल के ये हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के ये हो जाएगा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, ये तो 10वां का बच्चा भी बता देगा। मैं 8वें के बच्चे को पेपर पढ़ के बोलूं कि इसमें क्या क्या कहेगा, ये फॉर्मूला सब होगा, ये नाम बदल जाएगा, एमफिल खत्म हो गया। अब मैं पूछूं किन मूल्यों को बढ़ावा देती है, हाथ खड़ा। पता लगे 5 घंटे का विवेचन सुन चुके हैं, यही नहीं पता चला किन मूल्यों को बढ़ावा देती है। पूरा एसेंस निकल के सामने आ जाता है। तो पढ़ने का एक तरीका वो भी है, और एक होता है कि फैक्चुअल चीजों में फंसे हुए हैं। ये जान लो फैक्चुअल चीजें में कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा ध्यान करने पे ये चीजें तो आराम से, और सब लोग इस मुद्दे पे तो सब लोग एक समान रहेंगे। मैं पूछूं क्या क्या 10 पॉइंट बताओ, तो 10 पॉइंट आप में से कई लोग बता देंगे नई शिक्षा नीति में ये है। मैं केवल पूछ दूं कौन से मूल्यों को बढ़ावा देती है नई शिक्षा पद्धति, सोच में डूबे हुए हैं। अरे नई मूल्यों को कौन सा बढ़ावा देती है ये, बोलो, कठिनाई पैदा हो गई ना। बोलो ये सुनो। तो पढ़ने का एक तरीका वो है जो अलग दिशा में लेके जाएगा, थोड़ा औरों से एक कदम ऊपर उठा देगा। आप फैक्चुअल भी जानो और एक उसका मैसेजिंग एस्पेक्ट भी जानो, क्या वो किस उद्देश्य के लिए लाया गया है। ये तो क्या क्या है, ये तो हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। कौशल विकास, एकदम बेरोजगार कौशल विकास हो जाएगा। तो कौशल विकास हो रहा है तो आप ध्यान करना, आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा, इसमें कौशल विकास होगा। विनोद कुमार यादव, अभी देख लेते हैं, पहले इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ और प्रश्नों को देख लेंगे पहले टॉपिक का, फिर इस हम कार्य को देखते हैं, प्रकार्य को। और आप अपने स्तर से भी प्रश्नों को देखो, आप माथापच्ची करो, पूरा दिमाग लगाओ, लगे कि नहीं ये 10वें नंबर का सवाल बिल्कुल नहीं बन रहा है, वो सवाल हमसे पूछो। हमने मान लो कुछ प्रश्नों के डिस्कस कर दिया, आइडिया बन गया, ऐसे चलना है। आपने अपनी बुद्धि लगाई, प्रिंटेड नोट्स है, क्लास नोट्स है, पढ़ के फिर आप दिमाग लगा रहे हो कि अरे इसका ठीक है, इसको बना लेंगे, ये हो गया। जो नहीं बने हमसे पूछो, उसका उत्तर जरूर मैं बताऊंगा। अब देखो विक्रम प्रधानमंत्री ने अयोध्या में जो भूमि पूजन किया, इसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आ जाते हैं। मैं पूछूं कि ये जो भूमि पूजन हुआ, इससे हम सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दे सकते, एक संदर्भ विशेष में ध्यान करना, क्योंकि कई लोगों ने अपोज भी किया, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया। अब देखो यहाँ पे कई जगहों की मिट्टी आई, कई लोगों का जल आया, एक जगह पे आया, तो इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पे एक दृष्टिकोण से असर गया, सकारात्मक असर गया। दूसरे संदर्भ में एक मैसेज भी गया दूसरे कम्युनिटी को, नेगेटिव भी। परंतु हम इसको देखेंगे भावात्मक अगर दृष्टिकोण से देखें तो हम कहेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ से कोई, झारखंड से चला है कोई आदिवासी जल को लेकर, तो कई लोगों को इसमें जोड़ा गया, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के भी लोग जुड़े हुए हैं। विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों को इकट्ठा किया गया, वहां पे निमंत्रण दिया गया। तो ये एक, हम अगर पॉजिटिव सेंस में देखें तो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाला कदम रहा कि सभी धर्मों के धर्माचार्यों को, कई धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाया गया। बोलो, और जिनको बुलाया गया सब किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं थे, विभिन्न जातियों के लोग पहुंचे हुए थे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। हम इस संदर्भ में लिखेंगे
एंटी गवर्नमेंट तो आपको जाना नहीं है, तो क्या लिखोगे? भावनात्मक एकता, इमोशनल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, कि हम लोगों ने एकदम साउथ से भी मंगाया, तिरुपति से भी आ गया, उधर से लेह लद्दाख से भी मंगा दें, तो लेह लद्दाख के लोगों को भी लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व है, तिरुपति के लोगों को भी लग रहा है, उधर महाराष्ट्र के लोगों को भी, बिहार के लोगों को भी। अब देखो कहां कहां से क्या क्या चीजें लाके एक जगह इकट्ठा की गई, तो एक तरीके से यूनिटी हुई ना। मतलब भारतीयों, आप भारतीयों में यूनिटी की बात कर सकते हो एक संदर्भ विशेष में, और कुछ तो पक्ष है अलग, तो आप नकारात्मक पक्षों को तो खोलोगे नहीं, उस पर तो लिखोगे नहीं। तो लिखन शैली में तो आपको यही आना पड़ेगा, ये ध्यान करना। भले ही आप व्यक्तिगत तौर पर उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट एंटी गवर्नमेंट आप स्टैंड तो नहीं ले सकते हो, ना तो मेंस में ना इंटरव्यू में। व्यक्तिगत जीवन में आप क्या क्या करते हो वो अलग पक्ष है, ये तो ध्यान करना। ये भी पहला नियंत्रण अंसारी जी को मिला था, जो बाबरी मस्जिद के, ठीक है, जो अंसारी के पिता थे और जो उधर में राम जन्मभूमि के, जब दोनों केस लड़ते थे तो साथ साथ रिक्शे में बैठ के जाते थे कोर्ट में, दोनों साथ साथ जाते थे। अंसारी तो उनकी संतान है जो पीछे केस लड़ रहे थे, तो इनके पिताश्री, अंसारी के पिताश्री और जो उधर में जो पक्ष में, मंदिर के पक्ष में थे, ये दोनों जब केस लड़ने कोर्ट में जाते थे तो एक ही साथ रिक्शे में बैठ के कोर्ट पहुंच जाते थे। तो ये क्या हारमोनी थी, ये बताओ। कितना आला दर्जे का दोनों का मस्तिष्क रहा होगा। एक चाहता है नहीं बने, एक चाहता है बने, और फिर भी दोनों साथ साथ जा रहे हैं। सामंजस्य बना हुआ है, तालमेल बना हुआ है। ये भी एक संदर्भ बनता है, ध्यान करना। आप पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो दोनों लोग साथ साथ जाते थे और जम के इन्होंने विरोध किया, जम के सपोर्ट किए, परंतु बैठ के बातचीत भी होती थी। आज के समय में इतना व्यापक विचार, दोनों की व्यापकता थी, इससे इनकार नहीं कर सकते हो। विरोधी ने भी ठीक से विरोध किया, अब पक्षकार ने भी ठीक से पक्ष लिया। अब इन चीजों में इस डिटेल में नहीं जाना है, इस पे बहुत सारे पक्ष बनते हैं। अपने को ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा आपको लिखने का अवसर नहीं मिलता है, तो उसमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले सवालों को कुछ देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है मावी भाई चौधरी, माऊजी भाई चौधरी, क्या है? सवाल पूछो आप माऊजी भाई। इथिक्स का हम सवाल देख रहे हैं। अजीत, क्या सवाल है, एक बार बोल लो। रामराज कॉन्सेप्ट यूजफुल इन गवर्नेंस, अभी देख लेते हैं रामराज, फिर आगे शुरुआत करेंगे फंक्शन। बट थोड़ा क्वेश्चंस का देख लेते हैं। सारे लोग ध्यान रखना, ये दिल पे नहीं लेना कि मेरा क्वेश्चन नहीं इन्होंने किया, आपके भी क्वेश्चन को देख लेंगे। रामराज्य, रामराज्य एक संदर्भ आया है, रामराज्य, ठीक है। और 7th और 4th 14, 7 और 14 को देखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख लेंगे। अब देखो माऊजी भाई से पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्यों हटा दिया, मृदुल द्विवेदी पूछ रहे हैं। और पीछे जला दिखा दो, किसी का और प्रश्न है? 7 और 14 को देख लेंगे। कैफी रहमान बोल रहे हैं, कैफिल रहमान की क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। हम धार्मिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं, तुर्की में, ठीक है, वो अभी पक्ष आया था। धार्मिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, ठीक है। और 7, 9, 14 देख लेंगे, अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 15 देख लेंगे। अजीत कुमार भारद्वाज, ठीक है। 1, 2, 3 का मैटर डिस्कस कर लेंगे अगर अलग से। अखिल, थोड़ा उस पर आप रहना, किसी दिन मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी, 2 को तो मैंने डिस्कस कर लिया था शायद। आप सतीश बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 भी, 2 शायद डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग आगे के सवालों को देख लेते हैं। इतना ही प्रश्न है अभी, पहले इन सवालों को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा नीचे करो आप, जला मैं रामराज्य वाली बात को देख लो।
रामराज कॉन्सेप्ट यूजफुल इन गवर्नेंस और नॉट, ये सवाल पूछ रहे हैं माओजी भाई। और कई लोग आपके भाई शब्द के हटाने से थोड़े नाराज भी हैं, तो माओजी भाई आप भाई रख ही लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब लोग इनको भाई बोलेंगे तो माओजी भाई को भी ठीक नहीं लगता होगा कि सब लोग मुझे भाई ही बोल रहे हैं, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नाम में भाई लगा हुआ है और सब लोग भाई बोलेंगे तो निसंदेह भीतर में कभी कभी कुछ कुछ संदर्भों में दिक्कत हो सकती है। ये सुनो माओजी भाई, देखो राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है, पहला ये बात समझना। राम राज्य का मतलब है धर्म राज्य, ये कोई सांप्रदायिक राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब हो गया जहां पे नैतिकता पूर्वक शासन हो, सत्य को ध्यान में रखा जाए। गांधी ने कहा था राम राज्य की स्थापना की बात, तो वहां खुद कहते हैं राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य या ऐसा राज्य नहीं है। राम राज्य बेसिकली धरती पर ईश्वर का राज्य है। और मैं पूछूं ईश्वर में कौन कौन सी क्वालिटी मानी जाती है, ये बताओ। बेईमान है, चोर है, अन्यायी है? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर ईश्वर में जब भी हम ईश्वर को मानते हैं तो हम ईश्वर में अच्छी क्वालिटी रखते हैं, सत्य, दया, करुणा, प्रेम, न्याय, ये सब ईश्वर के गुण के रूप में आते हैं और सब अपनी पराकाष्ठा में है। परम ज्ञानी, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, परम करुणावान, ये सब ईश्वर के गुण माने जाते हैं, गुण। परम न्यायी। और जब ईश्वर का राज्य धरती पर होगा, ईश्वर का राज्य, तो ईश्वर का राज्य होगा तो इसका मतलब इससे युक्त होकर राज्य होगा। और जब राज्य के सत्ता संचालन में आप ये इन चीजों को लेके चलोगे, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, सहयोग, तो राम राज्य है। तो राम राज्य गवर्नेंस के लिए अच्छा है, धर्म राज्य। अगर शासन में इन सब का पालन हो रहा हो, इसका मतलब मूल्यों से युक्त शासन होगा। हम जब गांधी पढ़ाएंगे तो धर्म राज्य को इंगित कर देंगे। हमने गांधी पे एक बहुत पहले वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, आप गांधी को पढ़ लेना, वहां धर्म राज्य, राम राज्य सबको क्लियर किया हुआ है। माओजी भाई चौधरी, एक बार देख लोगे आप। हमने पूरा डिजाइन बना के गांधी का फोटो बना के समझाया है। और अभी भी टॉपिक 5 में जाएंगे तो ये करेंगे एक बार फिर से। देखो धार्मिक राष्ट्रवाद, ये शब्द आप नोट कर लेना। राष्ट्रवाद के दो पक्ष हैं, एक धार्मिक राष्ट्रवाद है और दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद कहोगे। पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद है। नेहरू जो थे वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे, सेकुलर नेशनलिज्म। और आप जब किसी धर्म विशेष की बातों को राष्ट्र के स्तर पर स्थापित करते हैं तो जनरली धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रयोग किया जाता है। धर्म विशेष की मान्यताओं को, किसी एक धर्म की मान्यता को, एक धर्म के मान्य सिद्धांतों को पूरे राष्ट्र के ऊपर अगर लागू करना शुरू करो बलपूर्वक, तो हम कहेंगे यहां धार्मिक राष्ट्रवाद है। और पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद में अलग स्थिति आती है, आप धर्म विशेष की बातों को नहीं लोगे। तो कई बार भारत में कुछ पार्टियों पे धार्मिक राष्ट्रवाद का आक्षेप लगता है। सीधे सीधे लिखना नहीं है, मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आक्षेप लगाया जाता है कि धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं, कि धर्म विशेष की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को राष्ट्र के स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसका मतलब धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रवाद का एक प्रकार यह है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद और उदार राष्ट्रवाद। तो नेहरू उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे, नेहरू पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इसको देखेंगे नेहरू के क्रम में, नेहरू पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ये शब्द मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू टॉपिक नंबर 5 को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। सर्वधर्म संभाव कहोगे, बिल्कुल सही है, कोई देखा नहीं है। क्वेश्चन बैंक अनुज कुमार पांडे को भी मिल गया है, अच्छी बात है।
कैंप से ऐप से लिया है, अच्छी बात है। अच्छा, कहाँ से मिला है आपको? क्वेश्चन बैंक मिल गया अनुज कुमार पांडे, अच्छी बात है। इधर चीजों में बहुत आदर्शवादी कल्पना है ना। रामराज्य आसान है, रामराज्य लाना बातचीत करने में बड़ा आसान लगता है, कितना जल्दी रामराज्य आ जाएगा। करप्शन सूची में हम लोग सुधर नहीं रहे, रामराज्य का कैसे सोच लेंगे? भ्रष्ट देशों की सूची में सुधार कहां हो रहा है? हम जहां थे वहां पे हैं, अभी भी शायद भ्रष्ट देशों की सूची में 78वें नंबर पे हैं शायद। पिछले बार भी इसी के इर्द गिर्द थे, तो सुधरने की स्थिति में थोड़ा ही है। कुरियर से मिला है इनको, कुरियर से आ गया और आ जाएगा नवीन। थोड़ा सा बौद्ध लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, अलग पक्ष है, छोड़ो हटाओ। उसमें क्यों जाओगे ये बताओ, इसको लिखोगे कहां पे? कौन विरोध कर रहा है? लिखने का अवसर नहीं मिलेगा। और ये ऐसे सब मुद्दे हैं ना, जो पक्ष में है वो ठीक से पक्ष में, जो विरोध में है वो भी विरोध में ही है। आप विरोध वाले को समझा के पक्ष में नहीं कर सकते हो, पक्ष वाले को विरोधी नहीं बना सकते हो। तो ऐसी चीजों में ज्यादा माथापच्ची नहीं करके जो आपके सामने लक्ष्य पड़ा हुआ ना उस पर ध्यान दो। और ये सब मुद्दे सेंसिटिव हो जाते हैं। आपको करना क्या है? घंटों विवेचना कर लोगे, उसमें पक्ष और विपक्ष हमेशा उभरेगा। तो वैसी चीजों में, और इस पे ऐसा नहीं हो कि सवाल बन जाएगी, इसी पे सवाल बन जाए। इंटरव्यू में जाते वक्त अगर दे रहे हो तो थोड़ा इस पे सतर्कता रख के, क्या आप इस पे असर जाएगा, आपकी चीजों को पूछ सकता है इंटरव्यू में। बट मेंस में तो संभावना नहीं रहेगी। अंबेडकर जी को भी देखेंगे हम लोग कहां पे? मनोहर रावत, टॉपिक नंबर 4 में देख लेंगे। ये भी ठीक है। राजा कहाँ मिलेगा जो एक वचन पूरा करने के लिए 14 साल वनवास में रहे? तो इसको ये कहा जाता है कि वो इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति थे। इंटीग्रिटी उसमें आला दर्जे की थी, कथनी और करनी में अंतर नहीं था, जो कहा उसको किया, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। आगे देख लेते हैं, सवालों को पहले देखते हैं। 7, 9 और 14। एथिक्स का क्वेश्चन कहाँ पे? पहला टॉपिक का जला आप हमें बताओ। दिख नहीं रहा है। न्याय फिलोसफी इथिक्स सिलेबस है, भानु है, हारिस का पेपर है, फिलोसफी सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर तो था दिया हुआ, देखो आप एक बार देख लो। अभी देखते हैं 7, 9 और 14 क्वेश्चन को देखते हैं टॉपिक फर्स्ट से। कुछ लोगों ने कहा है कि सब कुछ हमने देख लिया। टॉपिक 1 क्वेश्चन यहाँ पे है, चौथा एथिक्स सिलेबस है वो। यहाँ पे चौथे पॉइंट पे है। हाँ ये, हाँ यस। एक मिनट आप होल्ड करना, मैं अभी देख रहा हूं। गीता आप डाउनलोड कर लो, ऐप पे भी है। ऐप पे हमने क्वेश्चन बैंक डाल दिया है। 9 और 14 को अभी देख रहे हैं हम लोग। अजीत 9, 14 और 7, 9, 14 3 सवालों को देख रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि पहला टॉपिक का लगभग सारा सवाल बन गया है। ये सब विनीत सिंह, इन सब चीजों पे चर्चा मत करो। जोश में आके इन चीजों पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को मुख्य उद्देश्य रखो कि आईएएस का सवाल देखो, उसको पढ़ो जम के। क्यों हम उस अपने, जो लोग प्रशासन में हैं, जो लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वो अपनी चीजों को देख रहे हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमको लेखन में जरूरत है तो फिर हम उन पे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। कोई चीज अपने को ना, जिससे अपना मस्तिष्क दूसरी दिशा में जाता हो, मत इन्वॉल्व होने दो, नहीं तो अपने पथ से भटक के दूसरी दिशा में चले जाओगे। आपको अपना रास्ता बड़ा फिक्स करना पड़ेगा, ध्यान करना, बहुत उसको अगल बगल बचाना पड़ेगा। टॉपिक 1 क्वेश्चन, एक मिनट।
ओके, सवाल को देखते हैं हम लोग। 3 सवालों को देखने जा रहे हैं, 7, 9 और 14। इज इट क्लियर? 3 सवाल की और किसी को? क्वेश्चन नंबर 12 भी, 7, 9, 14, 12। और ऐप पे आ जाएगा, ज्ञानचंद आ जाएगा, वो डाउनलोड कर लिया है। गीता ने कहा डाउनलोड कर लिया, अच्छी बात है। ये तो और आसान मैंने बना दिया ना, क्योंकि जब एक बार सबको मिलेगा फिजिकल फॉर्म में, तो फिर तो ये चीज़ों को मैं जारी नहीं करूँगा। पीडीएफ देना ज़्यादा कठिनाई पैदा करता है, बट हमने पीडीएफ दे दिया ताकि आपको आराम सहूलियत के साथ आप आगे बढ़ो। 7, 9, 14, 12, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है तो बता दे आप। ठीक है। 7, 9, 12, 14। अच्छा, 7 में अगर आपके पास ध्यान करना, 7 नंबर को हम लोग देख रहे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसके पीछे में बहुत सारे डिक्शनरी मीनिंग लिखे गए हैं, तो आप जाके देखो उसको क्या क्या है। जैसे मैं कुछ संदर्भों को यहीं पे बता देता हूं आपको। 7 नंबर का सवाल, ये कब का सवाल है? ये सवाल है 2015 का सवाल है, 2015। निम्नलिखित के बीच विभेदन के, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स, विधि और नैतिकता। तो आपको विधि और नैतिकता दोनों चीजों के बीच में विभेदन करना है, इथिक्स। अगर आप हमारा प्रिंटेड नोट्स देखते हो, यही मैं बोलता हूं कि पहले हमारे क्वेश्चन बैंक को जो आपको मिला है ना, उसमें खोज लो। हो सकता है कि आपको सीधे सीधे शब्द मिल जाए, हो सकता है आपको नैतिक प्रबंधन, नैतिकता का प्रबंधन मिल जाए, आपको भेदभाव और अधिमानी बर्ताव सीधे सीधे मिल जाए, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये सारे शब्द तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, दोनों टर्म। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक है भेदभाव और एक है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। जैसे हम राष्ट्रपति को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर देते हैं, विशेष तरीके से उनको हम ट्रीट करते हैं। आप उसके आधार पे ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ वैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। और राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन है राज्यपाल को हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। भेदभाव का हम उसको भेदभाव नहीं कहेंगे कि हम उनके साथ सकारात्मक भेदभाव करते हैं। अब भेदभाव के भी 2 रूप हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। जैसे 16(4) है, आरक्षण दे रहे हो, ये भेदभाव है, परंतु सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आप ऐसी चीजों को एक बार हमारे प्रिंटेड नोट्स को देखो, दिमाग लगाओ। आप पढ़ने के बाद नहीं बने तो हमसे पूछो। कुछ लोगों ने कहा कि सब बन गया, इसका मतलब उन लोगों ने हमारे प्रिंटेड वो जो क्वेश्चन बैंक के लास्ट में डिक्शनरी दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, आप उसको गो थ्रू तो करो। अब विधि और नैतिकता में ध्यान करना, विधि आदेश देता है, करना पड़ेगा। ये पड़ेगा की बात करता है, गागे की बात करेगा, करना पड़ेगा। और ये करना चाहिए की बात करता है। इसमें बाध्यता होती है, विधि में दंड आ जाएगा तुरंत में। इसमें अपेक्षा होती है कि आपको यह काम करना चाहिए, फिर उसके भी संदर्भ में प्रशंसा, पुरस्कार, दंड की बात होती है। परंतु यहां तो सीधे सीधे विधि का उल्लंघन करोगे दंड। तो सबसे बड़ा अंतर, नैतिकता में आंतरिक पक्ष की भी प्रबल भूमिका होती है, विधि हमेशा बाहर से आती है। हम कई बार अपनी अंतरात्मा से नैतिक बन जाते हैं, विधि बाहर से। विधि में एकरूपता होती है, भाई सबके ऊपर जितने लोग हैं सब पर विधि का शासन, एकरूपता हो गई। और विधि बाहर से बताती है कि ये काम करना पड़ेगा, पड़ेगा, करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। ये काम नहीं करना है, आदेश है। विधि में आदेश का भाव है, बाध्यता का भाव है। यहां पे हम स्वेच्छा से नैतिक बन सकते हैं। इथिक्स की जो परिभाषा लिखी वो भी दिखा सकते हो। विभेद करना है ना, विभेद दिखा दोगे।
ये 10, मान लो 10 नंबर का सवाल है तो 2.5 नंबर यहां पर है, 2.5 नंबर है, 2.5 नंबर का मतलब है, और 150 शब्द है, 150 शब्द का मतलब, और 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो लगभग 45 शब्द आपको इसमें लिखना है। 45 शब्द भी कहां, 35 शब्द, लगभग 35 शब्द आपको लिखना है। तो 35 शब्द में विधि और नैतिकता को डिटेल मत बनाओ, एक साइड में विधि लिखो और एक साइड में नैतिकता लिखो, विधि और नैतिकता, और 4 अंतर दिखा दो, हो गया। इसमें बाध्यता का भाव, इसमें स्वेच्छा का भाव है, इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना चाहिए का भाव है। ये बाह्य है, ये आंतरिक भी है। 2.5 नंबर है ना, 2.5 में 2.5 मिल जाएगा, हो सकता है 3-3 अंतर, 4-4 अंतर दिखा दो। ये दोनों देखो प्रिंटेड नोट से। अब प्रोफेशनल इथिक्स और पर्सनल इथिक्स, हम लोगों ने निजी और निजी नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता देखी है ना। प्रोफेशनल इथिक्स, इसमें सार्वभौमिकता होती है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। प्रोफेशनल इथिक्स में सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता आदि की बात की जाती है। पर्सनल इथिक्स में लगाव की बात होगी, कमिटमेंट की बात होगी, इमोशनल यूनिटी की बात होगी, निजता के सम्मान की बात होगी। ये पर्सनल इथिक्स हो गया ना। बोलो आप व्यक्तिगत स्तर पे कैसे, पर्सनल इथिक्स। और प्रोफेशनल, आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर उसके मानदंडों के अनुसार, जिस भी प्रोफेशन में हो, उसके स्वीकृत मूल्य, मानदंड, नियम जो है उसके अनुसार काम करोगे तो नैतिक माना जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल इथिक्स में जनरली रूल रेगुलेशन नहीं आता है, इसमें नियम कानून आ जाएंगे। और ये दोनों को देख लो, बहुत पिन पॉइंट लिखा हुआ है। एक बार जो मैंने दे लिया है उससे आप गो थ्रू करो, नहीं हो तो फिर पूछो। क्लियर। 7 नंबर, आप देखो ये जो सवाल है, ये 16 का सवाल, 10 नंबर का, ये पूछा विधि और आचार नीति। ये फिर से लॉ और इथिक्स पे आ गया। अभी ठीक पहले हम लोगों ने यहां पर विधि और लॉ पे फिर पूछा था, लॉ एंड इथिक्स। और लॉ को पढ़ना है हमें, लॉ शब्द है। अभी पहले टॉपिक में कानून शब्द को सीधे सीधे हम लोगों ने नहीं लिया है। इसको यहां पे नहीं लाए हो क्या, इसको ऊपर में ला दो ब्रोशर पे, फिर यहां से हटेंगे तो फिर आएगा नहीं, ऊपर में आ जाए। यहां से ये यहां पे, अच्छा ठीक है, यहां से आ जाएगा, ठीक है। संदर्भ को देखना। अब देखो, अभी पहले टॉपिक में कहीं पे भी लॉ शब्द नहीं आया है। पहले टॉपिक में जो अभी हम लोगों ने देखा है, देखो क्वेश्चंस को कलेक्ट भले कर दिया गया हो, परंतु कुछ और क्वेश्चंस आगे की, नैतिकता शब्द आया है, यहां पे नैतिकता मिल गई आपको, इथिक्स, परंतु लॉ देखो यहां पे आ रहा है सीधे सीधे, कानून शब्द। ये देखो लॉ आ रहा है, लॉज। ये देखो विधि आ रहा है, टॉपिक नंबर 6 में आ रहा है, पढ़ना है ना। यहां पे नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। तो नैतिक मार्गदर्शन का एक स्रोत विधि भी है। नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत, नीति शास्त्र भी आपका नैतिक दृष्टिकोण मार्गदर्शन करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। विधि भी बताता है क्या करना और क्या नहीं करना है, बट विधि बाध्यता है। ध्यान करना, ये जो तीनों है, विधि, नियम और विनियम, ये नैतिक मार्गदर्शन के बाहरी स्रोत हैं। बाहर से हमें बताते ये करो, विधि, नियम और विनियम, और अंतरात्मा भीतर से बताती है क्या करना चाहिए।
अंतरात्मा आंतरिक स्रोत नैतिक मार्गदर्शन का, यह बाह्य स्रोत। तो विधि अभी पढ़ना शेष है। तो देखो कुछ पहला टॉपिक का है कुछ पार्ट, और कुछ ये 6 नंबर का टॉपिक का है। हमने पहले टॉपिक में दे दिया है, परंतु और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कहां पे, जब विधि पढ़ोगे कि विधि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि। हम लोगों ने निर्धारक में भी विधि को देखा है, ध्यान रखना। फिर से आ जाते हैं सवाल पे। एक बार फिर से देखते हैं 9 नंबर का सवाल। अब देखो एक बार फिर से, विधि और आचार नीति। आचार नीति मतलब इथिक्स। ये सवाल 15 में भी है। मानव आचरण को नियंत्रित करने के 2 उपकरण हैं। विधि भी मानव के आचरण को नियंत्रित करती है और इथिक्स भी। ये देखो, लॉ भी नियंत्रित करती है मानव आचरण को, इथिक्स भी। परंतु लॉ बाहर से नियंत्रित करता है, नीति में स्वेच्छा की बात होती है। एक में करना पड़ेगा, आचरण में करना पड़ेगा, ये आचरण, ये नहीं करना और ये करना है, इसमें स्वेच्छा की बात होती है। संकल्प की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार किसी कर्म को करने या न करने, तो संकल्प स्वातंत्र की बात होती है। यहां पे करना पड़ेगा, बाध्यता है, स्वेच्छा नहीं है, बाह्य या आंतरिक है। दिया हुआ विधि और आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने के 2 उपकरण माने जाते हैं, ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बना जा सके। बिल्कुल सही है, मानव आचरण को नियंत्रित करने के 2 उपकरण हैं। तो देखो यहां से आपको लाइन मिल रहा है। मान लो मैं पूछूं इथिक्स की उपयोगिता बताओ, इथिक्स की, यह भी 16 का पाठ है। 16 में एक और सवाल था कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला कर सकती है। तो इसमें एक लाइन 2016 से ही खींच के लिख सकते थे अगर ये सवाल लिखते तो, कि आचार नीति समाज और मानव के आचरण को नियंत्रित करने का एक उपकरण है, मानव आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के बनाने में सहायक है। आप इधर के 2 लाइन को उत्तर के रूप में 8 में इस्तेमाल कर सकते हो, इतनी बौद्धिकता लगती है। कैसे कोई काट देगा? 9 नंबर के सवाल में पूछ रहा है, यह भी 16 का सवाल, यह भी 16 का सवाल। 9 नंबर में सवाल में पूछ रहा है, ये 2 लाइन तो पहले सवाल का ही पार्ट है कि विधि और आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने के 2 उपकरण माने जाते हैं। एक सूचना दिया, वो 2 उपकरण माने जाते हैं। किसको? मानव आचरण को नियंत्रित करने के, ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। ये लाइन बहुत अच्छा लाइन है, गुड लाइन, इंप्रेसिव लाइन। अब चर्चा कीजिए कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करते। एक बाध्य करके करेगा, एक स्वेच्छा से करेगा, एक दबाव डालेगा, एक फ्रीडम ऑफ विल की बात करेगा। दोनों इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करते हैं, दोनों में अंतर आता चला जाएगा। एक बाह्य है, दूसरा आंतरिक है। दूसरे वाले में आचार नीति में अंतरात्मा की भी भूमिका होगी, पहले वाले में अंतरात्मा वगैरह की भूमिका नहीं है, सीधे करना पड़ेगा। ये सुनो, उदाहरण देते हुए बताइए कि दोनों अपने अपने उपागम में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो अभी भी ध्यान करना, हमने विधि को डिटेल से नहीं पढ़ा है। हमने आचार नीति तो पढ़ ली, इथिक्स तो पढ़ ली, बट विधि अभी थोड़ा ही पढ़ा है। ये टॉपिक ये जो सवाल है, ये टॉपिक नंबर 6 से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट यहां से बन सकता है वो कर लो, और कुछ विधि वाला पार्ट भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, और डिटेल से बन जाएगा कब, जब टॉपिक नंबर 6 देख लेंगे। बट आप यहीं पे बुद्धि लगाओ। इसके ठीक ऊपर वाले सवाल में, ये भी 16 का सवाल है, 10 नंबर का पूछ रहा है कि इथिक्स समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। तो ये दोनों लाइन को लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, ये दोनों लाइन लिखोगे तो कौन काट देगा? सेटर ने जो सेट किया है उसने ये लाइन सेट किया, दोनों लाइन। ये सेटर ने, एग्जामिनर ने, जो जिसने क्वेश्चंस बनाया, उसने ये 2 लाइन लिखा, और 2 लाइन लिखने के बाद 2 सवाल पूछ रहे हैं कि चर्चा कीजिए, उदाहरण देकर बताइए। तो 2 लाइन में क्या है? अगर मैं पूछूं आचार नीति मानव और समाज का भला कैसे करती है, तो बोलो कि आचार नीति मानव समाज को नियंत्रित करने का एक उपाय है,
कैसे नियंत्रित करती है? अच्छे तरीके से नियंत्रित करती है ताकि मानव को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। इस रूप में यह मानव और समाज का भला करती है। एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट तो आप इस नीचे वाले से निकाल लोगे। अगर खुले दिमाग से गए हो ना तो क्वेश्चन जो पूछा है उसको भी आंसर में इस्तेमाल कर लोगे आप। यहां ये लाइन मिल रहा है। अगर इतना स्मार्टनेस आपका एग्जामिनेशन हॉल में बना हुआ है, कैसे अगर, और इसको अंडरलाइन करके सामने वाले को दिखा दिए, जो एग्जामिनर चेक करेगा कहेगा क्या स्मार्ट ये है, नीचे वाले सवाल को उत्तर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और कर सकते हो, टीचर खुश होगा इससे। इतना स्मार्टनेस दिखाना आसान काम थोड़ी होता है एग्जामिनेशन हॉल में। लोग तो तनाव और दबाव में पड़े रहते हैं। कैसे गेम खेलना इसको तो देखो। उदाहरण देकर समझा देंगे, जब हम विधि पढ़ लेंगे तो और स्पष्टता आ जाएगी। और ये अगर आप प्रिंटेड नोट्स हमारा देखे रहते, वो क्वेश्चंस बैंक जो मैंने बोला डाउनलोड कर लो, ये आपको है तो ये सवाल नहीं पूछते, इस पे विवेचना है वहां पर। क्लियर? तो 7-9 हमने देख लिया। 7-9 उसके बाद कौन सा सवाल था, एक बार बोलो आप। क्लियर? एक बार दोनों सवालों को बोलो आप। क्लियर हुआ? ये 7 और 9 क्लियर हुआ? ये दोनों पार्ट अभी प्रिंटेड नोट से देखोगे ना। और ये प्रबंधन का शब्द है, प्रबंधन मिलेगा आगे में, नहीं तो यहां बताते ही प्रबंधन शब्द को स्पष्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सारे लोग बोलो क्लियर। 11 को 14 को देख लेते हैं। अब ये बताओ, देखो, नैतिक आचरण करने वाले तरुण लोग, तरुण का मतलब युवा लोग, युवा लोग नैतिक तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के इच्छुक नहीं होते। उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के उपाय समझाइए। सजेस्ट स्टेप टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। सक्रिय राजनीति में कौन से लोग? नैतिक आचरण करने वाले युवा लोग। इसका मतलब है कि सक्रिय राजनीति में शामिल होने को उत्सुक नहीं है। तो आज के डेट में राजनीति का एक थोड़ा सा नकारात्मक चित्रण खींच दो कि आज राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम आज की राजनीतिक परिदृश्यों पर नजर डालें तो स्थिति है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा नकारात्मकता दिखाओ और बोलो कि ऐसी जो राजनीति का जो ऐसा हम लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक कार्यों के परिणाम दिखाए हैं। आज राजनीतिक क्षेत्र में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पक्षपात, ये सब आरोप लगते हैं। बोलो लगते हैं कि नहीं लगते? ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में राजनीति में नैतिक आचरण करने वाले तरुण लोगों का आना आवश्यक है। इतना चीज बता दिए और फिर बताओ क्यों उत्सुक नहीं होते? तरुण लोग उत्सुक क्यों नहीं है? तो आज राजनीति में देखोगे जाति और धर्म दो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जाति, धर्म और आपका जो प्रादेशिक स्थिति है, भाषा, जाति, धर्म, भाषा आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें मसल पावर, मनी पावर और मसल पावर, मनी और मसल, ताकत और धन और ताकत दोनों की आवश्यकता महसूस होती है। फिर आपकी जाति कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आपका खानदान का स्टेटस क्या है, ये सब मायने करने लगता है। इन सब कारणों से नैतिक आचरण करने वाले तरुण लोग जिनका इससे संबंधित बैकग्राउंड नहीं है वो आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है या मनी, मसल, जाति, धर्म, भाषा, इन सब चीजों की भूमिका प्रबल हो जाती है, प्रबल हो रही है। तो आप बताओगे, देखो इसमें लिखते वक्त बताना पड़ेगा क्यों शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। तो आप बताओगे ऐसी स्थितियां हैं, परिणाम स्वरूप शामिल, मतलब कई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शामिल नहीं होते, कई नैतिक आचरण करने वाले तरुण हुआ फिर इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। उनको सक्रिय राजनीति में विपरीत करने के लिए उपाय बताइए। मोटिवेशन।
हाउ टू मोटिवेट देम। तो आप देखो, एक अपने सिलेबस में इसी टॉपिक में लास्ट में पढ़ना है, सेकेंड नंबर टॉपिक में, पर्सुएशन। पर्सुएशन का मतलब समझाना बुझाना, समझा बुझा के उनका हृदय मनोवृत्ति परिवर्तन कराना। इसकी मनोवृत्ति नकारात्मक है ना राजनीति के प्रति, दिमाग में कि राजनीति में अपने को नहीं चले। कई लोगों से पूछो राजनीति में आओगे, हाथ खड़ा कर लेता है, कहता है मुझे मत इसमें शामिल करो, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। उसको जाति का सपोर्ट, धर्म का सपोर्ट, उसको खानदान का सपोर्ट, मनी पावर, मसल पावर नहीं है, धन बल का सपोर्ट। उसको लगता है कि नहीं मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा। ये सुनो, फिर तिकलम चाहिए, थोड़ा बहुत तिकलम भी होना चाहिए। राजनीति में तो आज राज जो है नीति के अनुसार चला पाना कठिन काम है, तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट। और कई लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो फिर उनको राजनीति में चल पाना मुश्किल काम है। यहाँ सारी चालें एक तरीके से शतरंजी चाल हो जाती है, मुश्किल काम होता है राजनीति में जाना। कई सारे कलाकार राजनीति में गए, भाग के खड़े हो गए, अब हाथ खड़ा कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि राजनीति से मत जाने दो। वहाँ एक से एक लोग तपे हुए मजे हुए लोग हैं। सक्रिय राजनीति में प्रेरित करने के लिए क्या करोगे? पर्सुएट करोगे, उनकी मनोवृत्ति को परिवर्तित करोगे। जो उनकी राजनीति के बारे में जो नकारात्मक मनोवृत्ति हो गई है कि राजनीति में यही चीज है, यही काम करेगी, आप उसको कई सारे एग्जाम्पल देकर बताओगे। उनको भीतर से मोटिवेट करोगे कि आप जैसे अगर युवा नहीं आएंगे तो देश का भविष्य कहां जाएगा, समाज में सुधार नहीं होगा। बोलो, उनको मोटिवेट करोगे, उनको फ्यूचर का बोलो कि आप नहीं आएंगे राजनीति सत्ता संचालन में, राजनीति में, तो आगे आपके आने वाली पीढ़ी पे भी असर जाएगा। राजनीति और भ्रष्ट होती जाएगी, सत्ता संचालन में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर आपको कालांतर में अफसोस होगा। तो उसको सबसे बड़ा उपाय है पर्सुएशन, क्योंकि पूछा गया ना मोटिवेट करने के लिए। बोलो अब पर्सुएशन के माध्यम से हम सामने वाले को मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से रोकते भी हैं कि नहीं ये काम को आपको नहीं करना है। पर्सुएशन स्किल का प्रयोग करेंगे, उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन करेंगे। इसमें लिखते वक्त लिखना होगा मनोवृत्ति परिवर्तित करेंगे। इस क्रम में हम पर्सुएशन की मदद लेंगे। बोलो ये स्वर्णो। तो हम इस तरीके से इसको चलते हुए, अब ये भी राजनीति में प्रेरित करने के लिए टॉपिक नंबर 2 में प्रिंट होना चाहिए। ये पहले चूंकि नैतिक शब्द आ गया है तो पहले टॉपिक में आ गया। और देखो लिखा हुआ है नैतिक आचरण करने वाले लोग सक्रिय राजनीति में शामिल उत्सुक क्यों नहीं होते, बताना पड़ेगा क्यों नहीं उत्सुक होते हैं। तो राजनीति क्या कि नकारात्मक चित्रण बताना पड़ेगा कि स्थिति यह है इसीलिए उत्सुक नहीं होते हैं। इनको लगता है नैतिक तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। और फिर कुछ एग्जाम्पल देकर कि ऐसे युवा जो राजनीति में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे युवा राजनीति में आ रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा अगर लिखोगे तो विभिन्न पार्टियों के युवाओं का नाम लिखोगे जो वास्तव में जिनका मैसेजिंग ठीक है। अब मुश्किल है कि अभी बहुत सारे नए युवा जो प्रवेश किए हुए थे, जो नैतिक तरीके से उनके आचरण पे किसी को कभी ऑब्जेक्शन नहीं रहा है, एक गलत आचरण करते हैं, परंतु वो सब पिछले साल 2 साल में किसी न किसी प्रकार से घटनाक्रम के शिकार हुए हैं या विवाद में आए हैं। तो वहां पे लिखने में भी कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो पक्ष समझ में आना चाहिए कि नैतिक आचरण करने वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इस राजनीति की ये दशा इसलिए उत्सुक नहीं है। कैसे उनको अभिप्रेरित करोगे? तो पर्सुएशन करेंगे, उनको लोभ भी दिखाएंगे, डर भी पैदा करेंगे, असंतोष उनके भीतर पैदा करेंगे। डर ये पैदा करेंगे कि अगर आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति और करप्ट हो जाएगी। और आप भारत भूमि के संतान हैं, आपके नई पीढ़ी पे असर जाएगा। आप तो मेंटेन कर लोगे, बट आपकी नई पीढ़ी, तो उसको हम डर भी पैदा करेंगे, लोभ भी पैदा करेंगे कि आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। पर्सुएशन में सब किया जाता है, लोभ भी पैदा, डर भी पैदा, साम दाम दंड भेद सब होता है। ये पर्सुएशन पावर वल्लभ भाई पटेल में आला दर्जे का था। उन्होंने अपने पर्सुएशन पावर से समझा बुझा के देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित कर दिया।
जब हम पर्सुएशन लिखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल को लिखेंगे, यहां पे भी लिख सकते हो। ये तो बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट, मूल्यों का संकट ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है। मूल्य संकट किसे कहते हैं, आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, जो मैंने नोट्स दिया है। सदजीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, मतलब अच्छा जीवन किसको कहा जाए। अच्छा जीवन यो जीवन नहीं है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, कि हमारा क्या, मैं अपना केवल ठीक देखूं। अच्छा जीवन वो जीवन नहीं है जो स्वार्थपूर्ण हो। अच्छा जीवन वो नहीं है जो केवल अपने हित को सामाजिक हित पे वरीयता दे। लोगों को सोचते हैं कि नहीं यही अच्छा जीवन है। अच्छा जीवन यही नहीं कि आप खूब अच्छा कपड़ा पहनो और अच्छा खाना खा लो। ये सद जीवन की संकीर्ण धर्म और काम, अर्थ और काम, खूब अर्थ और खूब काम की व्यवस्था। काम मतलब शारीरिक सुख भोग, ये दोनों को मान लेते यही अच्छे जीवन का, और अर्थ और काम जीवन का चरम लक्ष्य होगा तो कठिनाइयां आएंगी, नैतिक मूल्यों का संकट पैदा होगा। आज के समय में धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं है, अर्थ और काम जीवन का चरम लक्ष्य। और लोग सोचते हैं खूब पैसा है और शारीरिक सुख की व्यवस्था, इसका मतलब बहुत अच्छा लाइफ है। गुड लाइफ का यही एग्जाम्पल हो गया है। अच्छा जीवन वो जीवन को लोग नहीं समझते जो दूसरे की मदद कर सके, दूसरों को आगे बढ़ा सके, समाज में शांति और व्यवस्था पैदा कर सके। केवल स्वार्थ पूर्ति तक सीमित हो गया अच्छा जीवन। अगर उनके स्वार्थों की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो मान लेता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा जीवन है। अच्छा बुरा सभी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, ये अच्छा जीवन नहीं है। अगर सभी व्यक्ति अपने अर्थ और काम और स्वार्थ पूर्ति में लग जाए तो समाज में अंत में क्योस, अशांति पैदा हो जाएगी। विवेचना कीजिए, पूछा है द क्राइसिस ऑफ इथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न, मूल्यों का संकट, क्राइसिस ऑफ इथिकल वैल्यूज। आज कोई सत्य की बात नहीं कर रहा है, अहिंसा की बात नहीं कर रहा है, बंधुत्व की बात नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है कि हम ठीक हो जाएं, केवल अपने तक सीमित हो गया, स्वार्थवादी प्रवृत्ति, अर्थ और काम की प्रवृत्ति। तो ये सद जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, उसी को लोग अच्छा जीवन मान लेते हैं। समस्या भुगत रहा है। बोलो विवेचना कीजिए तो विवेचना कर दोगे और बताओगे कि नैतिक, ये शब्द का अर्थ स्पष्ट करोगे, नैतिक मूल्यों का संकट। हम सबको पता है क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज, कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है, फिर भी हम अच्छा काम करते नहीं, बुरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये नैतिक मूल्यों का संकट है। हम गलत काम इसलिए नहीं करते हैं कि नहीं जान, कि अज्ञानी हैं, जान के गलत कर रहे हैं। ये सुनो, तो आपको ये शब्द स्पष्ट करना पड़ेगा, नैतिक मूल्यों का संकट। तो वर्तमान समय में थोड़ा एक नकारात्मक वातावरण क्रिएट कर देना। हम लोगों ने लिखा है ना, मानव के क्रियाकलापों का परिणाम, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में आज नकारात्मक चीजें उभर कर सामने आ रही है। वर्तमान में नैतिक मूल्यों का संकट हो गया। यहां संकट कहां से है बता दोगे? हम लोगों ने मूल्य संकट, ये मूल्य संकट शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, आप देखो प्रिंटेड नोट्स में, वहां से लिख दो। और सद जीवन का मतलब गुड लाइफ। आखिर कौन से जीवन को हम अच्छा जीवन कहें? अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें, अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें, मैं सिलेबस से बता रहा हूं, अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें, संदर्भ को बता रहा हूं मैं, पूछा है अच्छा जीवन। अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव हो। अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति हो, सहिष्णुता और करुणा हो। उसके नेक्स्ट वाले सवाल में पूछा है सार्वजनिक जीवन के आधार क्या है? अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें गैर तरफदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, निष्पक्षता हो, गैर तरफदारी हो। ये सुनो,
अच्छा जीवन वो जीवन है जो नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान को याद करते हुए जीवन में कार्य करे। जो रास्ता नैतिक विचारकों और महान दार्शनिकों ने दिखाया उस रास्ते का अनुसरण करे। ये सुनो, वो जीवन अच्छा जीवन होगा। अच्छा जीवन वो जीवन होगा जहां आप अच्छा जीवन, जहां पे गुणवत्तापूर्ण सेवा दी जा रही हो लोगों को। सद जीवन वो होगा कि अगर लोक निधि आपके पास है तो उसका सदुपयोग कर रहे हो। ये सुनो, अच्छा जीवन वो जीवन है जहां शासन व्यवस्था में ईमानदारी आ रही हो, लोक सेवा की भावना आ रही हो, वो अच्छा जीवन है। हम इससे निकाल देंगे आंसर को। इतना अगर सिलेबस याद है तो आप यहीं से 7-8 पॉइंट खींच लोगे। ये गेम खेलना भी आसान काम नहीं होता है। आपको पूरा सिलेबस दिमाग में हिट कर रहा है। आज क्या स्थिति है वर्तमान समय में? सद जीवन वह जीवन है जहां क्रियाकलापों से नैतिक मूल्यों को मजबूती मिलती हो, वो अच्छा जीवन है। आज ऐसी चीजों पे बल नहीं है। अच्छा जीवन क्या? अर्थ और काम खूब मिले, स्वास्थ्यों की पूर्ति हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, इसका मतलब अच्छा जीवन। और कई लोग इसी को अच्छा जीवन मान लेते हैं। बोलो ये सुनो, ये धारणा गलत है। सद जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कोई विचार कर ले कि यही जीवन अच्छा जीवन है तो फिर तो असर जाएगा ना, मूल्यों का संकट पैदा होगा। कौन सा अच्छा जीवन है? सारा पॉइंट लिखो ना यहां से उठाकर। क्या दिक्कत है? जिसमें लोक सेवा का भाव हो वो अच्छा जीवन, जिसमें ईमानदारी का भाव अच्छा जीवन, जिसमें गुणवत्तापूर्ण सेवा देने का भाव हो अच्छा जीवन, जहां लोक निधि का सदुपयोग करने का भाव हो अच्छा जीवन। अच्छा जीवन वो जीवन जो जीवन में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करता हो, अच्छा जीवन। ये सुनो, अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देता हो, अच्छा जीवन। बोलो बोलो ये सुनो। और यहां से अच्छे जीवन की बहुत सारी बातें ले सकते हो। अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव हो, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति हो। एक लाइन को कैसे टीचर काट देगा? कितना बेहतर तरीके से आपने निकाल दिया, बिना अतिरिक्त दबाव लिए। इस सवाल को कई लोगों ने पूछा है। सवाल को तो खेलना होता है, खेल के लिख दोगे। ऐसे उत्तरों को 10 जगहों पे 10 टाइप से लिखा हुआ है। हमने जो लिखा है इसमें टीचर को भी मानना पड़ेगा। आप खुद ही दिखा रहे हो ना ये इथिक्स का सिलेबस क्यों आया है, कि हमारी सद जीवन के प्रति जो धारणा है वो बदले, अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़े। अगर ये चीजें लाई गई है अच्छे जीवन को जीने के लिए ही, तो इथिक्स को क्यों लाया गया पेपर को? कि सद जीवन के प्रति हमारी जो नकारात्मक धारणा है बदले, हम अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़े, ऐसी चीजों को अपने जीवन में जोड़ें। बोलो ये सुनो। यदि सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सही। चारवाक वाली मानसिकता ना हो, बिल्कुल सही। राधा कृष्णन को कोट कर देंगे, बिल्कुल सही। मृदुल द्विवेदी, यही तो गेम है। क्यों कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाते हैं और कई लोग पीएचडी करने के बाद भी 7 अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाते हैं? अब लोग ऐसे सवालों को देखते हैं तो टेंशन में आ जाता है, अरे ये तो पढ़ा नहीं है। तो केवल आपने नहीं पढ़ा है कि और कोई पढ़ के गया था क्या इसका उत्तर? आपने भी नहीं पढ़ा है। सबके लिए नया सवाल है ये, कि सद जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। अब सोचो इसमें होता क्या है कई लोगों के साथ, कि जो पढ़ के गए हैं और हूबहू दिख गया है क्वेश्चन पेपर में, छाप देंगे कॉमा फुल स्टॉप के साथ साथ। और जैसे ही कोई नया सवाल देखता है, बुद्धि ही नहीं लगती है, तुरंत दिमाग में नकारात्मक विचार कि अब मैं डूब गया। वो बुद्धि लगाता ही नहीं है। बुद्धि लगाओ। बहुत सारे सवालों को हम सोच के दिमाग लगा के लिख डालते हैं। अगर बुद्धि लगा के लिखने की क्षमता नहीं रहती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। इसका मतलब वो कई सारे सवालों को बुद्धि लगा के लिख दिया वहीं पे, और टीचर को खूब अच्छा लगा, क्योंकि कई लोग ऐसे सवालों के अनाप शनाप लिख रहे हैं, फालतू का चीज लिख रहे हैं, और आप एक एक पॉइंट इतना सटीक लिख रहे हो
कैसे खुश नहीं होगा? अच्छा जीवन वो जीवन जहां कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव हो। कौन काट देगा इसको? सिलेबस अपना बता रहा है कि कमजोर वर्गों के प्रति ऐसा भाव जीवन में रखना चाहिए। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव हो। कौन काट देगा? बोलो। अच्छा जीवन तो ये जीवन है ना। और सार्वजनिक सेवा के प्रति नहीं, अपनी निजी सेवा के प्रति समर्पण भाव हो, तो फिर तो आप क्या करोगे? वो जो लोक जो ये चीज है, लोक निधि है, उसका अपने हित में प्रयोग करोगे, लोक निधि का दुरुपयोग करोगे। जनता का फंड आएगा, आप उसको अपने हित में प्रयोग कर लोगे, उपयोग सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करोगे और खुश रहेगा कि मुझे इसमें से मिल रहा है, इतना पैसा आया था बांटने के लिए, मेरा भी मिल गया, स्वार्थों की पूर्ति हो गई, धन की प्राप्ति हो गई। उसको केवल अपने से मतलब है, स्वार्थ से मतलब है। ये सद जीवन की संकीर्ण धारणा है। उसको ही वो मान लेता है बहुत अच्छा जीवन है, अपना एकदम फिक्स होकर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छे जीवन की कैसी धारणा? संकीर्ण धारणा है। इसके चलते नैतिक मूल्यों का संकट उत्पन्न हुआ है। बोलो यस और नो। जामिया मिलिया आरसीए में भी हम लोगों को यही सिखाया जाता है। कैफिल रहमान बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो वही चीज तो मैं भी बता रहा हूं। जामिया मिलिया भी अभी इंडिया के बहुत अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में इसकी गिनती हो रही है, जामिया मिलिया की, और इसके पोजीशन में सुधार हुआ है। मैं हमारे पढ़ाने के ढंग से अपना तरीका बदलो। कैसे गेम खेलते हैं। अब ऐसे सवालों में कई लोग उलझे हुए थे कि इसको कैसे लिखेंगे, इसका तो कहीं आंसर नहीं मिलता है। आप सिलेबस को तो याद कर लो ठीक से, यहीं से गेम खेल दोगे। बोलो यस और नो, सारे लोग पहले बोलो यस और नो। पहले बोलो, ये सवाल क्लियर हुआ? हम समय समय पे जब प्रश्नों का डिस्कशन कर दें तो उसको आप पकड़ लो, तरीका पकड़ लो। एक बार सारे लोग बता दो, इज इट क्लियर? यस। प्रशांत, विनोद, हनुमान गुज्जर, अमित, राजकुमार, आनंद, प्रभात, रुपेश, विनीत, आश्रम प्रजापति, गुड, पूजा कुमारी, विवेक तिवारी, ओके, मनोहर रावत। तो दिमाग खुल जाए, बंद चक्षु खुले। और इस पैटर्न से कितने लोग हुए हैं। अब इस तरीके से लोग सोच ही नहीं पाते हैं कौन सी दिशा में। हमने एक बार यह दिखाया कि नीचे के प्रश्न से आप ऊपर के आंसर में ऐड कर रहे हो, 16 का ही, वो भी एक तरीका होता है। अगर आप प्रेशराइज हो तो सोच भी नहीं सकते हो। नीचे वाला 2 लाइन बड़ा अच्छा लिखा है, इसको हम आंसर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो सब ऐसी बातों को सीखो, इससे तरीका आपका बदलेगा लेखन का। कैसे प्रभावी लेखन करेंगे। और इन चीजों को जब आप लिखते हो ना तो एकदम वस्तुनिष्ठता क्रिएट होती है। टीचर को लगेगा क्या अच्छे जीवन की इसने धारणा स्पष्ट की है कि भाई अर्थ और काम और स्वार्थवादी प्रवृत्ति न हो। अगर इसी को अच्छा जीवन मान लेंगे तो नैतिक जीवन में वो मूल्यों का संकट उत्पन्न होगा। ये अच्छे जीवन की एक गलत धारणा है कि अर्थ और काम हो और खूब आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, स्वार्थ वाली। आंसर चेक कर लेंगे, मैं जो बता रहा हूं दिमाग में आ रहा है? हाँ ठीक है, जिसको पकड़ना होगा पकड़ लेगा। यस करेक्ट। तो जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूं तो बारीक से उसको सुन लो, एक बार उसको लिख के और किसी से टकरा लो, तब समझ उसको टेंशन हो जाएगा, इतना बढ़िया कैसे लिख दिया। अभी तो इसने तुरंत अभी हाथ ही डाला एथिक्स में। जैसे ऐसे सवाल को लिख के किसी से टकरा लो, जो 2 साल से मेंस दे रहा हो, 4 साल से मेंस दे रहा हो, उससे टकरा लो।
उसको दिमाग में आएगा कि कहां से पढ़ लिया, इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे लिख दिया। अब बताओ मत कि मैंने कहां से लिया कंटेंट, और सिलेबस से ही गेम खेल गए हो। सामने वाले को सिलेबस थोड़ी याद होगा। सिलेबस से गेम खेल गए हो, पॉइंट वाइज गेम खेल गए हो। पैराग्राफ में अच्छा से छोटा छोटा पैराग्राफ लिख दो। बोलो, आप सब लोग एक लेवल पे हो। अब मैं पढ़ाऊं और आपको लगे कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इसका मतलब ये तरीका टीचर को भी अच्छा लगेगा, केवल आप ही को नहीं। कई बार आपको लगेगा कि इसमें और पॉइंट जोड़ सकते हैं, कई बार आपको लगेगा कि नहीं ये तो परफेक्ट है, ये इसी तरीके से लिखना है हमें। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट वाले को भी देख लिया। विनोद कुमार यादव, अकेला हूं इधर 10 किलोमीटर तक कोई यूपीएससी वाला नहीं। अच्छी बात है ना, ध्यान रखना। विनोद कुमार यादव, कहां पे हो तुम अभी? कैसा कैसा तर्क। अब देखो विनोद कुमार यादव, हम सारे लोग समाज में रहते हैं, समाज में परिवार में हो रहे होगे या समाज में हो, परंतु व्यक्तिगत जीवन में सभी लोग अकेला होता है। आप अपनी समस्याओं को अपने तरीके से टैकल करते हो। परिवार के साथ भी हो ना, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अकेले हो। आपकी जो अपनी समस्याएं होंगी अकेले अकेले झेलते होगे। ये सुनो, हम सब व्यक्तिगत जीवन में अकेले होते हैं। आपकी जो समस्या होगी आप उसको ठीक से टैकल कर सकते हो। और अब ऑनलाइन का जमाना है, 2-4 लोग आपस में बातचीत कर लो, चैटिंग कर लो कभी कभी। अब तो कई सारी चीजें हैं। अब इंटरव्यू दे चुके लोगों से इन्होंने, कैफिल रहमान ने डिस्कस किया, मैंने जामिया में अपने दोस्तों से तर्क हुआ है, तो आप गुड फील करोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लोग बोले कि आपकी समझ क्लियर नहीं है। वो आप तर्क करोगे तो वो कहेंगे कि नहीं आप ठीक दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जामिया से हमारे स्टूडेंट्स का भी हुआ है, अभी 153 नंबर पे हैं। पिछली बार भी फिलॉसफी के साथ वो हुए थे, इस बार और उनके रैंक में सुधार हुआ है। जामिया से ही है वो, 153 रैंक पे है। देखो, एक पूरी में है, एक अहमदाबाद में है, आश्रम प्रजापति अहमदाबाद में है, और अंकित कुमार पूरी में। आप कहाँ कहाँ से आप सारे लोग जुड़े हो। एक अजमेर से हैं। तो मगर जहाँ पे भी हो ना, अपना पढ़ाई का ढंग बहुत सटीक रखो। दिमाग में रखो कि 2021 हम लास्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ये भाव रखो। ये भाव न रखो कि ये मेरा तो अभी पहला प्रयास है, अभी मेरा प्रथम प्रयास है। ऐसा कभी मत बोलो। जो आपसे टकराए बोलो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। आप अपने ऊपर दबाव क्रिएट करो, सीधे बोलो लास्ट अटेम्प्ट है। मिर्जापुर से भी हैं, सौरभ पांडे ने निकाला है, वाराणसी से है, जौनपुर, ठीक है। प्रभात रंजन ये पटना से है, गोरखपुर से भी हैं लोग। क्लियर? तो एक कम से कम 250 नंबर का ये पार्ट है, इसको मजे के साथ कंप्लीट कर लो ना, प्रैक्टिस करो। जैसे हमने कुछ प्रश्नों का डिस्कस किया। कभी कभी तो एक प्रश्न का डिस्कशन ना आपकी बुद्धि खोल देता है, दिमाग खुल जाता है कि ऐसे गेम खेलना चाहिए मुझे। उसको आप कई जगहों पे आजमाते हो उस ट्रिक्स को। तो जब हम कई प्रश्नों का, भी तो हम पहले टॉपिक को कंप्लीट किए हुए हैं, सेकंड टॉपिक में भी तुरंत एंट्री किए हुए हैं। और इसको लेकर सकारात्मक भाव रखना। ऐसा नहीं कि मैं आज लूट गया, बर्बाद हो गया, आज तो कुछ लिखा नहीं, 5 पेज आज तो लिख नहीं पाया, इसका मतलब आज पढ़ाया नहीं। ये जो मैं करता हूं ना, जो प्रश्नों का डिस्कशन, ये ज्यादा टफ टास्क होता है। लिखवाना ज्यादा आसान होता है, और प्रश्न को लगातार ऐसे डिस्कस करते चले जाओ ना, इसमें तो अच्छे अच्छे लोगों की स्थिति बिगड़ जाती है। किसी को कह दो ना कि प्रश्नों का डिस्कशन कर दो लाइन से, भाग खड़ा होगा वो। ज्यादातर लोग भाग खड़े होंगे। 1.5 लाख वाले में तो कई सब भाग जाएंगे। वो आसान आसान सवालों को कर लो। ऐसी छूट थोड़ी दी जाती है कि जो सवाल पूछना है पूछ लो। इतनी छूट तो कहीं नहीं मिलेगी आपको जो मैं छूट दे रहा हूं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग
कहाँ कहाँ पे हो, अपेक्षा के साथ हमसे जुड़े हुए हो। तो मेरा दायित्व आप लोगों ने बढ़ा दिया है। तो मैं भी, हो सकता है ऐसा करने से कुछ समय ज़्यादा लग जाए। हमने 45-47 क्लास बोला, हो सकता है कि 5-7 क्लास बढ़ जाए, तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेना। ऐसा नहीं कि आपने 45-47 क्लास बोला था और एकदम ये आपने 8 क्लास बढ़ा दिया। ऐसा डिस्कशन होगा तो कुछ क्लासेस बढ़ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 250 नंबर कंट्रोल कर लोगे आप, और 250 के साथ साथ आप पेपर 2 के कुछ पार्ट्स कंट्रोल कर लोगे। पेपर 2 में भी गवर्नेंस पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में भी कई पार्ट कवर करोगे जो इतिहास से रिलेटेड है। गांधी, नेहरू, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इन सब पे सवाल आया है, वो सब आप कंप्लीट कर लोगे। अगर इतिहास वाली घटना को छोड़ दो तो पेपर थर्ड में सोशल इश्यूज के कई पार्ट आप कंप्लीट कर लोगे। यहां ठीक से कर लोगे तो इंटरव्यू में भी फायदेमंद है, निबंध में फायदेमंद है। तो अगर मान लो 8-10 क्लास बढ़ भी जाए तो ये ध्यान रखना, मैं इसमें अब मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। वो कोई उसके बाद कोई आवाज में नहीं सुनूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, विवेक तिवारी, इज इट क्लियर? तो हम प्रश्नों का डिस्कशन करते जाएंगे, इस पे टाइम और ज्यादा दे देंगे, और प्रश्नों के डिस्कशन से आपको नए आयाम उभर जाएंगे। क्लियर है? नहीं तो इसमें कई बार ना 2-4 लोग आ जाते हैं कि वो कि नहीं हमको जल्दी से नोट्स हो जाए। नोट्स तो सबका नोट्स अवेलेबल है, मेरा भी अवेलेबल है, ये कहाँ अवेलेबल होगा जो मैं अभी डिस्कस किया हूं? क्लियर है? बोलो, जो हमने प्रश्न सब देख लिया कि अभी भी कोई बाकी है? अच्छा, नीचे वाला जो प्रश्न था, वो एक जो प्रश्न था, एक प्रश्न और था, ये जो मैं ये दिखा रहा हूं क्वेश्चन, ये मैं अपलोड कर चुका हूं। आप सारे लोग इसको डाउनलोड कर लो, इस क्वेश्चन पेपर को। पीछे में इसमें खूब डिक्शनरी दिया हुआ है, डिक्शनरी मीनिंग दिया हुआ है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का, तो वो उसको आप पढ़ लो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब देखो, 2019 में पूछा, सार्वजनिक जीवन में आधारिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, एनी 3 विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये सवाल पहले भी आ चुका है। ये सवाल टॉपिक नंबर 3 से सीधा सीधा बनना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आधारिक सिद्धांत, सार्वजनिक जीवन में, तो ध्यान करना है, पब्लिक लाइफ की बात है। आप पब्लिक लाइफ में इसको ला सकते हो, जैसे सिविल सेवा के लिए आधारभूत मूल्य। सिविल सेवा को हम बोल सकते हैं लोक सेवा के लिए। लोक सेवा के लिए आधारभूत मूल्य, बुनियादी मूल्य, कौन कौन से मूल्य होने चाहिए लोक सेवा में? सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा। यहां से आप पॉइंट को खींच लोगे। किसके लिए? कहां ये पॉइंट खींचोगे? 2019 सार्वजनिक सेवा के, सार्वजनिक जीवन में आधारिक सिद्धांत, किन्हीं 3 सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझा दें तो आप बोल दो इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी आप लिख सकते हो, भेदभाव रहितता, और सार्वजनिक जीवन में आप भेदभाव मत करो। सार्वजनिक जीवन में आप जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय,
नस्ल आदि के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में। ये सुनो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। 3 सिद्धांतों को 3 को उठा के लिख दो, वहां से उठा लेंगे। टॉपिक नंबर 3 से इसका सीधा सीधा संबंध में निकल जाएगा। सार्वजनिक जीवन में भेदभाव रहितता लिख दो, ईमानदारी भी लिख सकते हो, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। और हम इसको मूल्य से भी जोड़ सकते हैं, सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखना। सार्वजनिक जीवन में क्या, सार्वजनिक जीवन में किन चीजों को मान के आपको चलना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत मान लो, सर्वोदय का सिद्धांत मान लो। ऐसा काम करें सार्वजनिक जीवन में जिसमें सबका हित हो। बोलो, सर्वोदय सिद्धांत को स्वीकार करो। सार्वजनिक जीवन में उसको मान लो, वो भी एक सिद्धांत है कि दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि व्यवहार हम दूसरों से स्वयं के प्रति अपेक्षित करते हैं। बोलो, सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत वे हैं जिसके आधार पर हमें सार्वजनिक जीवन का संपादन करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में निर्णय और कार्य, सार्वजनिक जीवन में निर्णय और कार्य जिन आधारों पे करना चाहिए उसके आधारित सिद्धांत हो जाएंगे। जिसके आधार पे हम निर्णय लें सार्वजनिक जीवन में और कार्य करें। बहुत सारे उसमें से 3 को बोल रहा है, एग्जाम्पल दे देकर बताएं। तो आगे जब टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे तो और स्पष्टता आ जाएगी। टॉपिक 3 के बाद ये सवाल फिर से पूछ लेना। 15 नंबर का सवाल टॉपिक 3 कंप्लीट होने के बाद पूछना आप। कब? टॉपिक 3 खत्म होने के बाद। और मेरे समझ से ये सवाल एक बार पहले आ चुका है, टॉपिक 3 में ये मिलेगा आपको, मैं एक बार बता रहा हूं। अच्छा, टॉपिक 3 होगा तभी हम देख लेंगे। आप ध्यान रखना, एक बारगी आप सारे लोग याद दिला देना। टॉपिक 3 खत्म होगा तो आप बोलना 15 नंबर का सवाल टॉपिक 1 का देखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। 14 नंबर वर्तमान जय में सद जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है, ये हमने विवेचना कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइम है ना। आज का पूरा विवेचन ही प्रश्नों पे चला गया है, तो और 1-2 प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि फिर फ्रेश तरीके से कल करेंगे नोटिंग का काम। और थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं। हमने 3rd भी कर दिया था। आपके लिए सुख का मतलब क्या, ये हमने पढ़ाते वक्त ही कर दिया था। ये 3rd वाला क्लियर था। देखो, कई सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं अपने, जैसे पहले टॉपिक में आ गया है। ये हो सकता है कि हम टॉपिक 2, 3 भी, टॉपिक 2 का भी कुछ पार्ट आएगा, टॉपिक 3 का भी पार्ट आएगा। ये एक्सक्लूसिव पहले ही टॉपिक से नहीं है, ध्यान करना। कुछ सवाल एक्सक्लूसिवली पूरी तरीके से पहले टॉपिक से ही हैं, बट अपना सिलेबस में भी देखोगे तो थोड़ा ओवरलैपिंग है। जैसे टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 5 है, ये ओवरलैपिंग टॉपिक है। नैतिकता का निर्धारक पढ़ना है, वो टॉपिक नंबर 4 में, ये टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 5 ओवरलैपिंग है। समाज सुधारक टॉपिक नंबर 1 में है, नैतिक विचारक टॉपिक नंबर 5 में है, दार्शनिक टॉपिक नंबर 5 में है। कई सारे दार्शनिक समाज सुधारक भी हैं, गांधी दार्शनिक में भी है, समाज सुधारक भी है, नेता भी हैं, नैतिक विचारक भी हैं। विवेकानंद नैतिक विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक भी हैं। क्लियर? तो ये ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं। तो कोई सवाल आएगा तो टॉपिक 1 से भी लिखना है, 5 से भी लिखना है, कई जगहों पे। तो टॉपिक, वो जो क्वेश्चन 15 नंबर सवाल है, इसको टॉपिक 3 पढ़ा लेंगे तो फिर एक बार पूछ लेना आप। तो मैं
एक बना दूंगा, वो मॉडल आंसर ही मॉडल एक स्ट्रक्चर बनवा दूंगा कि ऐसे आपको करना है। और हर एक टॉपिक से अगर कुछ आपको मॉडल आंसर बन जाते हैं जो मैंने डिस्कस कर दूं, जैसे इसका हम लोगों ने एक देख लिया, वो सदजीवन की संकीर्ण समस्या, तो आपको एक दिमाग खुलेगा कि इस दिशा में ऐसे हम लोगों को लिखना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात है, पढ़ने के लिए सामग्री तो भरी पड़ी है, व्यापक मात्रा में सामग्री है। किसकी सामग्री आज अवेलेबल नहीं है, क्लिक पे इकट्ठा है, बट प्रश्नों को कैसे देखा जाए, कैसे लिखा जाए, शुरुआती लाइन कैसे लिखा जाए, इस सब पे वर्क करो। कंक्लूड कैसे करें हम। आप जब भी सवाल लिखते हो ना, तो आंसर का पहला 2-4 लाइन तो टीचर ऐसे पढ़ेगा, बाद में हो सकता है कि ऐसे उतर जाए, लास्ट का लाइन जरूर पढ़ेगा आपका। निबंध में कई जगहों पे अगर लंबा उत्तर लिख रहे हो ना, तो बीच में वो हो सकता है सरसरी निगाह से देख ले, वो ऊपर ऐसे देखता चला जाए, तुरंत समझ में आ जाता है। बट आपका शुरुआत का 2-4 लाइन तो पक्का 100% ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ रहा है, और लास्ट में भी पढ़ेगा कैसे लिख कंक्लूड कर रहा है। इसके लिए स्पेशल एफर्ट करना चाहिए, और बीच में अच्छे अच्छे शब्दों को अंडरलाइन करके दिखा दो, एक्सीलेंसी हो जाएगी। जो मैं बता दूं उसको मान लो, दिमाग में गांठ बांध लो। इसके लिए शुरुआत और एंडिंग के लिए हमेशा एफर्ट करो, और बीच में शब्दों को कुछ अंडरलाइन कर दो। हो सकता है कि आपके अंडरलाइन किए हुए शब्दों को टिक करते हुए आगे बढ़ जाए सामने वाला, संभव है। और ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करो जो पूरे एसेंस को दर्शाते हो, और लास्ट का लाइन फिर से अंडरलाइन मत करो लास्ट में, शुरू में एकदम पहले दूसरे लाइन में अंडरलाइन मत करो, वो तो पढ़ेगा ही सामने वाला, पक्का पढ़ेगा। आपको भी मैं कॉपी दे दूं, अगर 50-100 कॉपी मैं आपको दे दूं पढ़ने के लिए, तो शुरुआत में आप 5-10 कॉपी जोश में सबको लाइन टू लाइन पढ़ोगे, बाद में वही आंसर पढ़ते पढ़ते अभ्यस्त हो जाते हो। 10-20 कॉपी पढ़ लोगे ना, 40 कॉपी पढ़ लोगे ना, 41वीं कॉपी की चेकिंग करते वक्त ऊपर में 2-4 लाइन पढ़ोगे, बीच को एक नज़र में देख लोगे, लास्ट होते होते लाइन को पढ़ोगे, मार्किंग कर दोगे। आप खुद यही काम करोगे। समझ में आया? इसको दिमाग में गांठ बांध लो, इस तरीके को अपना लो। ये सब आजमाया हुआ है पक्ष, आप पहली बार नहीं करने जा रहे हो ऐसी चीजें। कई लोग करके लिख के, और ये आसान काम भी नहीं है ऐसा करना कि जो सबसे जरूरी शब्द है उसको अंडरलाइन करके दिखा रहे हो मध्य भाग में। टीचर को आपने आसानी कर दी पढ़ने में। हमेशा कहा जाता है कि स्ट्रेसलेस राइटिंग होनी चाहिए। टीचर जब पढ़े तो उसको स्ट्रेस ना हो, जो वो खोजना चाह रहा है आप दिखाने पे तुले हुए हो। वो खोजना चाहता है ये लिखा कि नहीं, पता चला वही दिख रहा है, हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है वो शब्द। तो वो जो खोजना चाह रहे आप उसको दिखा रहे हो, कैसे नंबर नहीं मिलेगा? स्ट्रेसलेस राइटिंग हो। नहीं तो कई बार हम बाध्य कर देते हैं कि एक एक लाइन पढ़ो उसी में, और छोटा छोटा लोग लिख देते हैं, कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं। खुला खुला लिखो, पढ़ने में टीचर पे स्ट्रेस न जाए, आराम से पढ़ के समझ ले। क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे। आप जब मैं कोई क्वेश्चन दूं तो उसका तो मैं ही चेक कर लूंगा, बट और जो क्वेश्चन आप लिखोगे वो मैं भेजूंगा दूसरी जगह। वो ऑलरेडी फील्ड के लोग हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको चेक करके हमारे पास भेजेंगे, मैं यहाँ से आपके पास उसको रवाना कर दूंगा। तो आप लिख के आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेष पक्षों को कल देखेंगे। आज हमने पूरा ये देख लिया है, और हर एक टॉपिक में कुछ राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवा ही दूंगा। 2-3 प्रश्न तो मैं हर एक टॉपिक में करवाता चलूंगा। जैसे टॉपिक नंबर 2 होगा, इसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्नों की राइटिंग प्रैक्टिस करके आप लिख के भेजोगे, उसमें 3-4 लोगों का मैं पढ़ लूंगा, तो आपको एक रास्ता बन जाएगा एक कि हमको इस पैटर्न से हमको लिखना है। तो वो हमारा लाभ मिल गया। और कुछ जो और अतिरिक्त लिखते हो तो वो मैं, आपकी चेकिंग ठीक से होनी चाहिए, ये मुख्य चीज़ है, वो मेरा दायित्व है। क्लियर? थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे।